नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग साइंस का रिवीजन कर रहे थे और जितना भी फैक्चुअल डाटा है वो सब हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए वुड स्प्लिट, इससे पहले 2 वीडियोस आ चुके हैं, 2 पार्ट इसके, तो पीछे आपने देखे होंगे। ये केमिस्ट्री वाला सेक्शन चल रहा था, इसका लास्ट पार्ट आप देखेंगे और उसके बाद बायोलॉजी है। तो वुड स्प्लिट के बारे में इसमें लिखा हुआ है। इसका व्यापारिक नाम वुड स्प्लिट या जो जहरीली शराब के तौर पे आप सुनते हैं वो है, लेकिन इसका असली नाम या रासायनिक नाम मेथिल अल्कोहल होता है। इसका जो फार्मूला आप देख रहे हैं वो CH3OH होता है, ये इस रूप में देखा जाता है। उसके बाद अगला है मंड। मंड इसे व्यापारिक तौर पे कहते हैं, लेकिन इसका जो यहाँ पे रासायनिक नाम दिया हुआ है वो है स्टार्च, और स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5, मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। इसके बाद TBN है और TNT है, इसे आप देख रहे हैं। तो TBN का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे B फॉर बेंजीन है, और इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है उसे आप देख लीजिए C6H3NO2 थ्राइस, यहाँ पे NO2 का थ्राइस है, ये आपका ट्राई नाइट्रोबेंजीन है। और TNT का मतलब आप जानते ही हैं, ट्राई नाइट्रोटालुइन विस्फोटक के तौर पे, और इसका जो फार्मूला है वो आप देख रहे हैं C6H2CH3NO2 थ्राइस, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसके बाद अंगूर का जूस, ये ग्लूकोज का रूप होता है, मतलब इसे आप अंगूर का रस कह सकते हैं, लेकिन असल में ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो इसका जो फार्मूला ग्लूकोज का होता है वही हो जाएगा। उसके बाद अगला आपका फार्मेलिन है। तो फार्मेलिन होता क्या है असल में, ये 10% सॉल्यूशन होता है किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का। तो इसका जो फार्मूला है वो HCHO है, जिसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद फ्रियॉन है, तो फ्रियॉन को कहा जाता है डाइक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस प्रकार से ये इसका रासायनिक नाम है, और वैसे हम लोग व्यवहारिक तौर पे कहते हैं फ्रियॉन। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CF2Cl2, ठीक है। इसके बाद यूरिया खाद के तौर पे, उर्वरक के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो ये कार्बेमाइड होता है, ये आप जानते हैं। और इसका जो फार्मूला है वो NH2CONH2 के तौर पे देखा जाता है। उसके बाद क्लोरोफार्म निश्चेतक के तौर पे पहले इस्तेमाल होता था, अब तो नई जो तकनीक है वो ईजाद हो चुकी है। तो पहले के समय में क्लोरोफार्म के द्वारा ही बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता था। अब देखिए इसका नाम क्या होता है, ट्राई क्लोरोमेथेन, तो CHCl3 के तौर पे हम इसे देखते हैं। उसके बाद आयोडोफार्म है, तो आयोडोफार्म का भी रासायनिक नाम यहाँ लिखा हुआ है, इसे आप देख रहे हैं, ट्राई आयोडोमेथेन, और इसका जो फार्मूला है उसे भी देख लीजिए, CHI3। इसके बाद आगे चलते हैं, ये पायरीन दिखाई दे रहा है आपको, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इसको कहा जाता है, मतलब CCl4। नेक्स्ट फिनॉल है, तो फिनॉल को क्या कहते हैं, ये है हाइड्रोक्सीबेंजीन, मतलब इसका जो रासायनिक नाम है वो हाइड्रोक्सीबेंजीन है, और इसका जो फार्मूला है उसे आप देख रहे हैं। उसके बाद MIC है, तो ये मेथिल आइसोसाइनाइड कहा जाता है, मतलब मेथिल आइसोसाइनाइड के तौर पे हम इसे देखते हैं रासायनिक तौर पे, और इसका जो फार्मूला है वो CH3NC है। इसके बाद साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका फार्मूला NaCl है। इसके बाद बेकिंग सोडा है और धावन सोडा है, मतलब बेकिंग सोडा का मतलब जो खाने वाला सोडा होता है, और एक वॉशिंग सोडा होता है। इसके बाद नीचे कास्टिक सोडा, तीनों का फार्मूला दे रखा है। तो जो बेकिंग सोडा होता है उसको रासायनिक तौर पे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो रासायनिक फार्मूला यहाँ पे दे रखा है वो है NaHCO3। उसके बाद देखिए वॉशिंग सोडा या धावन सोडा जिसे कहा जाता है, उसका होता है सोडियम कार्बोनेट, तो ये Na2CO3.10H2O, मतलब इसमें 10 अणु जो है वो पानी का होता है। और कास्टिक सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, NaOH की बात हो रही है, यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद चिली साल्ट पीटर, इसे देख लीजिए, तो ये सोडियम नाइट्रेट होता है, असल में NaNO3 इसका फार्मूला होता है। इसके बाद आप अगला देख रहे हैं, ये है कार्बोरेडम। तो ये जो कार्बोरेंडम आप देख रहे हैं इसका असली नाम होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ये रासायनिक नाम के तौर पे देखा जाता है, और SiC इसका फार्मूला होता है। इसके बाद आर्सीन है, तो इसे आर्सेनिक हाइड्राइड कहा जाता है असल में, मतलब ये प्रयोगशाला का इसका नाम है, और इसका जो फार्मूला आप देख रहे हैं वो AsH3 होता है। इसके बाद नीला कसीस है, ये ब्लू कसीस है, इसे आप देख रहे हैं, तो इसे कहा जाता है रासायनिक तौर पे कॉपर सल्फेट, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2O। इसके बाद लिथोपोन है, तो ये मिक्सचर होता है जिंक सल्फेट का और बेरियम सल्फेट का, मतलब दोनों को आप मिला दीजिए तो जिंक सल्फेट यहाँ मिला हुआ है, और BaSO4 क्या है, ये बेरियम सल्फेट है। इसके बाद प्रोड्यूसर गैस असल में क्या होती है, तो ये मिक्सचर होती है कार्बन मोनोऑक्साइड का और नाइट्रोजन का, मतलब CO और नाइट्रोजन को आपस में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इससे बनती है प्रोड्यूसर गैस, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद मार्स गैस है, तो मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है, जग जाहिर बात है, तो CH4 इसका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद सुहागा, तो सुहागा का रासायनिक नाम होता है बोरेक्स, और इसका जो फार्मूला है वो काफी लंबा चौड़ा है, नाम जितना छोटा है उतना ही लंबा फार्मूला है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Na2B4O7.10H2O। उसके बाद अगला है सोडा ऐश, तो इसे कहेंगे सोडियम कार्बोनेट, और ये है Na2CO3 जिसे कि आप देख रहे हैं। इसके बाद गोबर साल्ट है, ये गोबर साल्ट नहीं है असल में, गोबर साल्ट है, मतलब ये ग पे इस प्रकार से लगेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसका देख लीजिए रासायनिक नाम, गोबर साल्ट को कहा जाता है सोडियम सल्फेट, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Na2SO4.10H2O, ठीक है। उसके बाद हाइपो, नाम छोटा सा है लेकिन इसका जो रासायनिक नाम यहाँ लिखा हुआ है उसे देख लीजिए, सोडियम थायोसल्फेट, इस तौर पे इसे
प्रयोगशाला में जाना जाता है। और इसका जो फार्मूला है उसे आप देख लीजिए, Na2S2O3.5H2O। इसके बाद ये देखिए, ये क्या है, माइक्रोकॉस्टिक साल्ट है। इसे माइक्रोकॉस्टिक साल्ट के तौर पे ट्रेडिशनल रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका प्रयोगशाला का नाम क्या है, सोडियम अमोनियम थायोसल्फेट। सोडियम अमोनियम थायोसल्फेट। और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसे देख लीजिए, ये NaNH4 प्लस HPO4 दोनों को मिलाकर यहाँ पे बनता है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस है केमिस्ट्री की, उन्हें देख रहे हैं हम लोग, मतलब रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार। तो आविष्कार का नाम लिखा हुआ है और आविष्कारक का नाम लिखा है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में साथ साथ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लीजिए, फ्लोरीन के आविष्कारक कौन थे, ये शीले थे या शेले इन्हें कहा जाता था। उसके बाद हीलियम के आविष्कारक यहाँ पे लॉकेर थे, इन्हें आप देख रहे हैं। थोरियम के आविष्कारक बर्जीलियस थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। मैग्नीशियम की खोज डेवी ने की थी। पॉजिट्रॉन को खोजने वाले एंडरसन थे। ऑर्गन के खोजकर्ता रैमसे और रैले थे, ये दो साइंटिस्ट थे। उसके बाद नाइट्रोजन के रदरफोर्ड थे, भारी जल जो होता है हैवी वाटर, उसके खोजकर्ता यूरे थे। सोडियम के खोजकर्ता डेवी थे। आइसोटोप्स को खोजने वाले सोडी थे, सोडी फजान का नियम आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखिए अगला है बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने क्या खोजा था, जो उत्प्रेरक होते हैं उनके बारे में पता लगाया था। उसके बाद यहाँ बगल में कुछ और चीजें हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से कोवैलेंसी यानी सहसंयोजकता, इसको खोजने वाले लेविस थे। न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन थे, रदरफोर्ड थे। यूरेनियम के खोजकर्ता क्लाप्रोट थे, यहाँ नाम देखिएगा। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने खोजा था, ये जगजाहिर बात है। ऑक्टेट रूल यानी अष्टक का नियम, ये GN लुइस के द्वारा खोजा गया था। मेसॉन जो कि फंडामेंटल पार्टिकल के तौर पे देखा जाता है, युकावा के द्वारा खोजा गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, प्रीस्ले और शेले ने की थी। यहाँ आप क्लोरीन के खोजकर्ता के तौर पे इन्हें देख चुके हैं। उसके बाद पीएच स्केल को सेरेंसन ने खोजा था, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कैल्शियम है, तो कैल्शियम को भी डेवी ने खोजा था और पोटेशियम को भी डेवी ने खोजा था। ये दोनों के खोजकर्ता का नाम आप देख लीजिए। और उसके बाद लिखा हुआ है तनुता का नियम, ये डाइल्यूशन लॉ है, तो ये ओस्टवाल्ड के द्वारा खोजा गया था और इसीलिए इसे कहा जाता है ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ। इसके बाद हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे, कैवेंडिश थे। यहाँ तक हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है बहुलक, एकलक और उपयोग, मतलब पॉलीमर है, मोनोमर है और इसका जो यूज है वो दे रखा है। तो पहले हिंदी में देखेंगे और उसके बाद वही चीज इंग्लिश में है उसे देख लेंगे। तो देखिए यहाँ हिंदी में दिया हुआ है पॉलीथीन, ये क्या है, बहुलक है और इसका जो मेन सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, एथिलीन होता है। मतलब एथिलीन का जब बहुलकीकरण होता है तो उससे पॉलीथीन बनता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो बहुत सारे उपयोग होते हैं, यहाँ कुछ दिए हुए हैं, जैसे खिलौना है, पैकिंग के सामान है। इसके बाद पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी PVC जिसे आप कहते हैं, ये वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमर होता है यानी बहुलक होता है। तो इसका उपयोग जो रेनकोट होती है या पाइप वगैरह होते हैं पानी सप्लाई वाले, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ये नाम है इसका, ये देख रहे हैं, या इसी को कहा जाता है टेफ्लॉन, शॉर्टकट में कहते हैं टेफ्लॉन, लेकिन इसका लंबा सा नाम याद रखिएगा, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। और इसका जो एकलक होता है वो टेट्रा फ्लोरोएथीन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसी का जब पॉलीमराइजेशन होता है यानी बहुलकीकरण होता है तो ये इस रूप में दिखाई देता है। न चिपकने वाले बर्तन यानी जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं वो इससे बनते हैं। गैस्केट बनता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। बेकेलाइट ये किस चीज़ का एकलक होता है, तो ये फार्मेल्डिहाइड प्लस फिनॉल को मिलाने से और उसके जो बहुलकीकरण है उससे बनता है। बिजली के स्विच बनते हैं, बर्तनों के हत्थे बनते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का निर्माण होता है। पॉलीएथिलीन टरथैलेट, ये PET है या इसी को पेट कहा जाता है, मतलब वही शॉर्टकट में। तो इसे टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल के मिक्सचर से बनाया जाता है। बोतल डब्बे आदि के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। नाइलॉन 66, ये क्या है, ये एपिडिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का मिक्सचर है और इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रुश के कड़े बाल बनाने में, संश्लेषित रेशों में, पैराशूट बनाने में, बेयरिंग का जो स्थान होता है उसके जगह पे यूज किया जाता है। नाइलॉन 6 है और पेरलॉन इसी को कहा जाता है, मतलब नाइलॉन 6 को ही पेरलॉन कहा जाता है। तो ये असल में इसका जो एकलक होता है वो क्या होता है, ये कैप्रोलेक्टम होता है, उसे आप देख रहे हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है रेशे, प्लास्टिक, टायर, कार्ड या रस्सी आदि बनाने में, जहां मजबूती की जरूरत होती है। उसके बाद टेरिलीन को आप देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिथैलिक अम्ल का ये कॉम्बिनेशन होता है और इससे धुले जाने वाले कपड़े, मतलब जो वॉशेबल क्लोथेस होते हैं वो बनते हैं। और उसके अलावा टायर कॉर्ड बनते हैं, सेफ्टी बेल्ट बनता है, टेंट आदि बनते हैं इससे। और केवलार को आप देख लीजिए, केवलार पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो टेरिथैलिक अम्ल और 1,4-डाइएमीन बेंजीन, ये इसका आयुपैक नेम है, ये दोनों आपस में जब कंबाइंड होते हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है। और बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होता है उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेक्सेन और इसी को कहा जाता है, देखिए लेक्सेन भी इसका नाम है और पॉलीकार्बोनेट भी नाम है, तो दोनों जानते रहिएगा। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें डाईएथिल कार्बोनेट और बिस्फिनॉल A ये मिक्सचर के तौर पे दिखाई देता है और इससे भी बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो विंडो है वो बुलेट प्रूफ रहेगी, गोली चलाएंगे कोई असर नहीं होगा, तो वो वाला। और सेफ्टी हेलमेट बनाने के लिए यूज़ होता है। और उसी का जो अंग्रेजी फॉर्मेट है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे पॉलीथीन को आप देख रहे हैं, इसका मोनोमर है एथिलीन, इसका जो इस्तेमाल है वो टॉय और पैकेजिंग जो होती है उसमें किया जाता है। इसके बाद पॉलीवाइनिल क्लोराइड है PVC, तो इसका वाइनिल क्लोराइड इसका मोनोमर होता है और रेनकोट या हौज के पाइप एक्सेट्रा बनाने में इसका यूज़ होता है।
इसी क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का नाम दिया है, यानी PTEF का नाम, ये PTFE है असल में, और इसी को टेफ्लॉन कहा जाता है। तो ये असल में किसका मोनोमर, इसका जो मोनोमर है वो यहाँ पे दे रखा है, ये टेट्राफ्लोरोएथीन है। इसी के पॉलीमराइजेशन से इसका फॉर्मेशन होता है, ये टेफ्लॉन बनता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं वहाँ पे होता है, गैस्केट आदि में होता है, पीछे आपने देखा था। इसके बाद बेकेलाइट है, तो फॉर्मेल्डिहाइड और उसके अलावा फिनॉल, इन दोनों को मिलाने से इसका कॉम्बिनेशन तैयार होता है। और इसका उपयोग होता है जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में, पॉटरी इत्यादि बनाने में। इसके बाद जो अगला है वो पेट है, इसके बारे में आपने पीछे देखा था। तो यहाँ पे जो इसका कॉम्बिनेशन है उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नीचे आप देख रहे हैं टेर्थेलिक एसिड है और उसके अलावा एथिलीन ग्लाइकॉल है, इन दोनों को मिलाने से इसका फॉर्मेशन होता है। ये मोनोमर के तौर पे यूज़ होते हैं और इसका जो यूज़ है उसमें आप देख रहे हैं कि बॉटल्स वगैरह बनाने में या फिर कैन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नाइलॉन 66 है या नाइलॉन 6 है, इनके बारे में भी आप देख रहे हैं। इसको पेरलॉन कहा जाता है, याद रखिएगा। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो दे रखा है, पीछे हमने सब कुछ देखा है, वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में है, इसे देख लीजिए और आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये टेरिलीन नीचे दिया हुआ है, मतलब इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल और इसके अलावा जो टेरिथेलिक एसिड है उसको मिलाया जाता है और इसका उपयोग जो वॉशेबल क्लोथिंग होती है उसमें किया जाता है। इसके अलावा टायर कार्ड्स में किया जाता है, जो सेफ्टी के तौर पे बनने वाली बेल्ट होते हैं उनमें किया जाता है। केवलार को आप देख रहे हैं तो इसमें भी कॉम्बिनेशन आपने देखा, और बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होते हैं उसको बनाने में किया जाता है इसका यूज़। इसके बाद लेक्सान है, तो इसका भी जो यूज़ है वो बुलेट प्रूफ या फायर प्रूफ जो विंडो होती है उसको बनाने के लिए किया जाता है। इतना हमने देखा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र हैं जिन्हें कि आप देख रहे हैं। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इन्हें आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, वही चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो देखिए एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है, मतलब n की जगह पे आप 1 2 3 4 कुछ ऐसे नंबर लिख सकते हैं और उसके हिसाब से इसे सरल करके बता सकते हैं। जैसे देखिए Cn है और H2n+2 है ना, तो इसमें n की जगह पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C की जगह पे 1 हो जाएगा और H की जगह पे यहाँ पे 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा और 2 में 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये CH4 आ जाएगा। इस प्रकार से n की वैल्यू आप रखते जाएंगे और इसका अलग अलग मान और अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं वो आपको दिखते जाएंगे। इसके बाद एल्कीन है, तो एल्कीन का जो फार्मूला होता है, ये सूत्र है असल में, और सूत्र में मान रखा जाता है और हल करके उसका उत्तर निकाला जाता है। तो एल्कीन्स जो होते हैं इनका जो सूत्र होता है वो दिया हुआ है CnH2n। उसके बाद एल्काइन का जो होता है उसमें CnH2n-2 होता है, मतलब ध्यान दीजिएगा एल्केन्स में 2n+2 होता है और जो एल्काइंस होते हैं उसमें 2n-2 होता है। उसके बाद इसे बड़ा करके देख लीजिए। इसके बाद अल्कोहल है, तो अल्कोहल का जो फार्मूला होता है उसमें CnH2n+2 प्लस OH वाला जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद एल्किल हैलाइड है, तो ये जो एल्काइल हैलाइड है इनके फार्मूले के तौर पे आप देख रहे हैं CnH2n+1 और X। इसके बाद ईथर को आप देखते हैं, तो ईथर का जो फार्मूला है वो आप देख रहे हैं CnH2n+2 प्लस O, मतलब ये एक में मिले हुए हैं। और उसके बाद देखिए एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों हैं, तो इनका जो फार्मूला है वो CnH2n और O होता है, मतलब ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका जो फार्मूला है वो भी दिखाई दे रहा है। और ये देखिए ये वाला प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, जो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन है इसका फार्मूला क्या है, ये है CnH2n+1 NH2। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला लिख रखा है CxH2OY, मतलब यहाँ पे H2O जो है वो पानी का एक अणु है और Y जो है उसकी जगह पे आपको कोई वैल्यू रखनी होगी जैसे कि वहाँ पे उपस्थिति होगी या आवश्यकता होगी। इसके बाद आगे चलते हैं। इसी क्रम में आप देख रहे हैं संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम। तो यहाँ अम्ल का सूत्र दिया है, उसका सामान्य नाम दिया है और IUPAC जो नेम होता है वो दे रखा है। तो पहला जो है वो HCOOH है, इसे आप देख पा रहे हैं। इसका जो सामान्य नाम होता है वो फार्मिक एसिड होता है। इसका जो IUPAC नेम होता है उसे आप देख रहे हैं, ये मेथेनोइक एसिड होता है। उसके बाद CH3COOH है, सेकंड नंबर वाला, एसिटिक अम्ल इसको कहा जाता है, सिरके के तौर पे आप जानते हैं। तो एथेनोइक अम्ल इसका IUPAC नेम होता है, इसे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद CH3CH2COOH, ये प्रोपियोनिक अम्ल होता है, इसको प्रोपेनोइक अम्ल कहा जाता है। उसके बाद CH3CH2CH2COOH, ये वाला जो है ये ब्यूटेरिक अम्ल होता है और इसको ब्यूटेनिक एसिड कहा जाता है केमिकल कॉम्बिनेशन के तौर पे। CH3 ट्वाइस CHCOOH, ये आइसोब्यूटेरिक अम्ल होता है और इसका जो IUPAC नेम है वो है 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल या एसिड। इस प्रकार से हम इसे देखते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ ईंधन और उनके जो ऊष्मीय मान है वो दे रखे हैं। तो गोबर का उपला यानी जो काउ डंग होता है उसको सुखाकर ईंधन के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो ऊष्मीय वैल्यू होती है यहाँ पे किलो जूल पर केजी के तौर पे दिया हुआ है। किलो जूल पर केजी के तौर पे इसका ऊष्मीय मान मापेंगे तो 6000 से लेकर 8000 ये इसका ऊष्मीय मान होता है। लकड़ी का कितना होता है, तो लकड़ी का 17000 से लेकर 22000 होता है। कोयला अगर दहन करेंगे तो उसका जो ऊष्मीय मान है वो 25000 से लेकर 33000 तक का होगा। पेट्रोल का 45000 होता है। उसके बाद मिट्टी के तेल का आप देख लीजिए, मिट्टी के तेल का भी 45000 ही होता है, दोनों का समान है लगभग। डीजल का भी लगभग उतना ही है क्योंकि स्रोत एक है सभी का। उसके बाद आप मेथेन को देखिए, तो मेथेन का 50000 होता है, ये ऊष्मीय मान है। CNG का कितना होता है, CNG का भी मेथेन के इक्वल होता है 50000। LPG का 55000 होता है, इसे आप देख पा रहे हैं। और जो बायोगैस होती है उसका 35000 to 40000 होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में है, फ्यूल लिखा हुआ है और इसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो किलो जूल पर केजी में दे रखी है। तो यहाँ एक चीज़ और बच गई थी, देखिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है, ये
अच्छा खासा होता है, मतलब 1,50,000 किलो जूल पर केजी के हिसाब से इसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो दे रखी है। यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में है, काऊ डंग केक। तो अभी एक न्यूज़ आई थी इंटरनेट पे, शायद आपने देखी होगी, कि अमेजन पे काऊ डंग केक्स बिकते हैं। मतलब जो गाय के गोबर का उपला होता है उसको सुखाकर जो पूजा पाठ के उद्देश्य से मतलब कर्म होते हैं उसके लिए बेचा जाता है। अब जहाँ पे कस्टमर गाय वगैरह नहीं पाते हैं तो उनको खरीदने की सुविधा वहाँ से हो सकती है। तो एक महोदय ने केक समझकर उसको मंगा लिया था और खा लिया, और खाने के बाद अमेजन पे रिप्लाई किया कि भाई बड़े ही खराब स्वाद का था, इसके स्वाद को और इम्प्रूव किया जाना चाहिए। तो ऐसे बेवकूफ़ भी दुनिया में होते हैं। फिलहाल तो काऊ डंग केक इसको कहा जाता है, मतलब ये गोबर जो होता है इसका उपला जो है उसको सुखा के तैयार किया जाता है। तो इसको ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं गांव या जो सामान्य जनजीवन है उसमें। और देखिए इसमें 6,000 से 8,000 वाला जो हीटिंग वैल्यू है वो दे रखा है। ये सब मापा किस में जा रहा है, किलो जूल पर केजी में नापा जा रहा है। वुड्स का कितना होता है, तो ये 17,000 टू 22,000 होता है। वैसे ही कोल का आप देख रहे हैं, पेट्रोल का देख रहे हैं, वही सेम है पीछे वाला, बस यहाँ इंग्लिश में दे रखा है। उसके बाद मीथेन का कितना है, ये 50,000 है। डीजल का 45, पेट्रोल का और केरोसिन का भी उतना ही है। उसके बाद सीएनजी को आप देख रहे हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसका 50,000। उसके बाद एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका 55,000। बायोगैस का कितना था, तो 35 टू 40,000 था। हाइड्रोजन का अच्छा खासा था, 1,50,000 के आसपास, मतलब ये किलो जूल पर केजी में इसकी हीटिंग वैल्यू थी। नेक्स्ट आगे चलते। यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के जो उर्वरक है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, मतलब नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजोनियस फर्टिलाइजर हैं उनमें कितनी अमाउंट पाई जाती है, ये इसमें जानना आवश्यक है। और इससे प्रश्न बनते हैं। तो अमोनियम सल्फेट, इसमें मात्रा कितनी होती है, 21% होती है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड है, इसमें 25% होती है, यहाँ नीचे आप अंग्रेजी में देख रहे हैं। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट है, 35%, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ये जो परसेंट दिया है ये किसका है, ये नाइट्रोजन का है। उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट को आप देख रहे हैं, तो ये 17% पाया जाता है, मतलब इसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 17% होती है। उसके बाद आप सोडियम नाइट्रेट को देख पा रहे हैं, तो इसमें 16% होती है। कैल्शियम साइनामाइड में 21 होती है, और यूरिया में 45% होती है। मतलब यूरिया में नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है। तो यहाँ पूछा जा सकता है प्रश्न कि कहाँ पे नाइट्रोजन सर्वाधिक पाया जाता है, ये यूरिया में उपस्थित होता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आप देख रहे हैं। आगे चलते। यहाँ देखिए जो फास्फोरस है या फास्फेटी उर्वरक हैं उनमें फास्फेट की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए सुपर फास्फेट है, उसके अलावा एमोफॉस है, बेसिक स्लैग है, बेसिक स्लैग को आप देख रहे हैं। उसके बाद हड्डी का चूरा है, रॉक फास्फेट है, मोनो है, मेटा फास्फेट है। इनमें कितना पाया जाता है, तो इनका परसेंट दे रखा है। सुपर फास्फेट में ये 16 से लेकर 47% तक पाया जाता है, मतलब ये इसके वेरिएशन के तौर पे दिया है। उसके बाद एमोफॉस है, तो एमोफॉस में 48% होता है, यहाँ नीचे आप अंग्रेजी में भी देख रहे हैं। बेसिक स्लैग में कितना होता है, 15 टू 25% होता है। बोन पाउडर जो होता है हड्डी का चूरा, उसमें 20 टू 35% होता है। रॉक फास्फेट में भी 25 टू 30% होता है। कैल्शियम फॉस्फेट जिसे कि मोनो कहा जाता है, ये 50% इसमें पाया जाता है। और मेटा फॉस्फेट में कितनी उपस्थिति होती है, मैक्सिमम होती है 64%। इतना हमने देखा। अभी नीचे पोटेशियम के जो उर्वरक हैं उनमें पोटाश की मात्रा दे रखी है, ये आप देख रहे हैं। तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड में 48 टू 60% जो है वो पोटाश की मात्रा होती है, यहाँ आप देख रहे हैं। और उसके बाद पोटेशियम सल्फेट जो होता है उसमें 48 टू 50% होती है। कैनिट जो होता है उसमें 12 टू 16% होती है, यहाँ नीचे भी आप देख लीजिए, ये कैनिट है, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट 44% होती है। लकड़ी की राख में इसकी मात्रा यानी पोटाश की मात्रा कितनी होती है, 3 से 7% होती है। और तंबाकू का जो डंठल होता है उसमें 4 से 9% होती है। तो इसमें मैक्सिमम किस में होती है, मिनिमम किस में होती है, या इनका जो अमाउंट है उसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप टोबैको स्टैक जो है उसको देख रहे हैं और वुड ऐश को देख रहे हैं, दोनों में कितनी अमाउंट है, ये 3 टू 7% है और ये 4 टू 9% है। इतना हमने देखा। अच्छा एक चीज़ और, अब इसके बाद उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। वैसे सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन असल में इसको फर्टिलाइजर और मैन्योर के तौर पे देखा जाता है, मतलब इनका जो अंग्रेजी में उच्चारण है वो भिन्न भिन्न है। तो ऐसा क्यों है, इनके बीच में डिफरेंस पाया जाता है। क्या डिफरेंस होता है वही दिया है। तो देखिए उर्वरक जो होते हैं जिन्हें कि आप फर्टिलाइजर कहते हैं, उनके बारे में इधर दिया है, और खाद के बारे में इधर दिया है। तो उर्वरक अकार्बनिक लवण होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। और खाद जो होती है वो प्राकृतिक पदार्थ होती है, ये गोबर से या मानव अपशिष्ट से या पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है, ये इसके स्रोत होते हैं। उसके बाद उर्वरक जो होते हैं इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, इसे आप देख रहे हैं। और खाद जो है वो खेतों में बनाई जाती है, मतलब मनुष्य ऐसे ही उसको बना लेता है। उर्वरक से मिट्टी को कोई ह्यूमस नहीं प्राप्त होता, हालांकि उत्पादन अच्छा होता है लेकिन मिट्टी में कोई ह्यूमस की मात्रा बढ़ती नहीं है, उल्टे इसकी जो उर्वरा शक्ति है वो प्रभावित होती है। और खाद से मिट्टी को अच्छा खासा ह्यूमस प्राप्त होता है प्रचुर मात्रा में। उसके बाद उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। खाद में इनकी जो मात्रा है वो कम होती है। ये कुछ हमने देखा। वही चीज़ नीचे इंग्लिश में है, इनका बीच का जो डिफरेंस है उसे आप देख रहे हैं। ये देखिए फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर जो है वो इनऑर्गेनिक साल्ट है। मैन्योर जो होते हैं ये नेचुरल सबस्टेंस होते हैं, जिनका कि यहाँ पे अगर ऑब्टेन होने की स्थिति देखी जाए तो ये जो डिकम्पोजिशन होता है काऊ डंग का उससे प्राप्त होते हैं, ह्यूमन वेस्ट से प्राप्त होते हैं, प्लांट जो रेसिड्यूज होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजर्स को देख लीजिए, यहाँ पे कहा गया है कि ये जो है ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कारखानों में इनको पैदा किया जाता है। और मैन्योर जो होते हैं इनको सामान्य फील्ड में या सामान्य किसान भी तैयार कर लेता है। इसके बाद देखिए
सॉइल डज नॉट गेट ह्यूमस फ्रॉम फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर से मिट्टी को किसी भी प्रकार के ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है मतलब मैन्योर वाला, ये सॉइल को प्रचुर मात्रा में, ये मैन्योर की जो खाद है या खाद को ही यहाँ मैन्योर कहा गया है, तो वो ह्यूमस देता है, मिट्टी को अच्छी खासी मात्रा में ह्यूमस देता है। वही कहा गया है कि ह्यूमस प्रोवाइड एबिडेंट अमाउंट ऑफ सॉइल टू मैन्योर। इसके बाद देखिए नीचे जो फोर्थ वाला है उसमें कहा गया है कि फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको कि आप एनपीके कहते हैं, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए सबसे मेजर कंपोनेंट के तौर पे देखे जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, के से यहाँ पे पोटेशियम होता है, पी से फास्फोरस होता है, तीनों का यहाँ अमाउंट होता है और तीनों को जब मिलाकर डाला जाता है तो ज़्यादा फायदा होता है। हालांकि छोटी छोटी मात्रा में और पदार्थों की भी आवश्यकता होती है जैसे जिंक वगैरह, लेकिन ज़्यादा इन्हीं का चाहिए होता है। इसके बाद देखिए यहाँ मैन्योर के बारे में कहा गया है कि प्लांट न्यूट्रिएंट इन मैन्योर आर कंपेरेटिवली लेस, मतलब ये कंपेरेटिवली या कंपैरिजन किया जाए तो लेस अमाउंट में पाए जाते हैं तुलनात्मक रूप से फर्टिलाइजर के। तो यहाँ अगर आप इसमें ध्यान दीजिएगा दोनों को कंपेयर करके, तो मैन्योर का उत्पादकता कम होता है और फर्टिलाइजर ज़्यादा उत्पादक होते हैं, लेकिन मिट्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम भी फर्टिलाइजर्स का ही होता है। अब यहाँ से सजीव और निर्जीव की विभिन्नता आप देख रहे हैं, तो आकार तथा माप, ये लक्षण दे रखे हैं। आकार तथा माप है, वृद्धि तथा विकास है, उपापचयी क्रियाएं हैं, उत्सर्जन है, जीवन चक्र है, जनन है, अनुकूलन है, पोषण है। तो देखिए आकार और माप के हिसाब से सजीवों में शरीर का अपना आकार और आकृति होती है, निर्जीवों का कोई अपना आकार या आकृति नहीं होती है। वृद्धि और विकास की अगर बात की जाए तो सभी जो सजीव होते हैं वो पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा अपनी वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाते हैं। निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना तो कोई वृद्धि होती है ना कोई परिवर्तन होता है। इसके बाद उपापचयी क्रियाओं की बात कर लेते हैं, तो उपापचयी क्रियाएं सजीवों में पाई जाती हैं जबकि निर्जीवों में ये अनुपस्थित होती है, इसे आप देख रहे हैं। उसके बाद उत्सर्जन को देखिए, तो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो सजीवों में पाई जाती है लेकिन निर्जीवों में नहीं पाई जाती, उपस्थित और अनुपस्थित के तौर पर दिया हुआ है। जीवन चक्र को देखिए, तो जन्म, वृद्धि और जीर्णता, उसके बाद मृत्यु, मतलब पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, उसके बाद बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो ये गुण किसका है? ये सजीवों का है, लेकिन निर्जीवों में ये नहीं पाया जाता है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, जनन की, तो ये सजीवों में होता है लेकिन निर्जीवों में नहीं होता है। अनुकूलता, तो अनुकूलता का मतलब ये है कि जो सजीव होते हैं वो अपने पर्यावरण और अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर जीवित रहने का प्रयास करते हैं, और जो उसमें ढल जाते हैं वो जीवित बच जाते हैं, उनका विकास होता है। जो नहीं ढल पाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये गुण पाया जाता है, लेकिन निर्जीव के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं होता है। उसके बाद पोषण, तो पोषण की जो प्रक्रिया होती है वो सजीवों में होती है लेकिन निर्जीवों में नहीं पाई जाती है, ये हमने देखा। और उसके बाद कुछ और बच गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो गमन तथा चलन, तो चलायमान और आने जाने का काम, ये घूमने फिरने वाला जो काम है, ये आंतरिक बलों के कारण गमन और चलन को दर्शाने का काम सजीव का होता है। सजीवों के अंदर ये क्रिया पाई जाती है, आप जानते ही हैं। निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये है कि बाहरी बल जो होते हैं या यांत्रिक गमन जो होता है वो संभव होता है, मतलब एक स्थान से इन्हें हम दूसरे स्थान पर रख सकते हैं या किसी बाहरी ताकत के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। इसके बाद श्वसन, तो श्वसन में देखा जाए तो शरीर के कार्बनिक पदार्थों के वियोजन से कार्यकी के लिए ऊर्जा मुक्त होती है, ये बात है। ये सजीवों का गुण है। और निर्जीवों में क्या होता है? श्वसन नहीं होता है, लेकिन हाँ दहन हो सकता है उनका, उनको जलाया जाएगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऊर्जा के मुक्त होने की अगर सिर्फ तुलना की जाए तो दोनों में हो सकती है, मतलब सजीव में भी हो सकती है और निर्जीव में भी हो सकती है। एक में जो श्वसन की प्रक्रिया है उसके द्वारा और दूसरे में दहन के द्वारा। उसके बाद उत्तेजकता की अगर बात की जाए तो ये जो उत्तेजना का गुण है ये सिर्फ उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला होता है, ये सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। और वही डिफरेंस आप यहाँ इंग्लिश में देख रहे हैं जिसमें कि आप शेप और साइज देख रहे हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने ओन शेप और साइज के होते हैं, मतलब इनका अपना निश्चित आकार आकृति होता है। जबकि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या नॉन लिविंग सबस्टेंसेज होते हैं इनके अंदर ऐसा कोई शेप या साइज का फार्मूला नहीं होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जितने भी लिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लिविंग चीज़ें होती हैं, सजीव चीज़ें होती हैं, उनके अंदर ग्रोथ भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है। मतलब वो पहले तो पैदा होते हैं, उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है, लगातार बढ़ते हैं, उसके बाद उनकी बुढ़ापे वाली कंडीशन आती है तो फिर से उनका जो डिक्रीजमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, क्षीण होने लगते हैं और अंत में मर जाते हैं। तो ये गुण पाया जाता है। लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें कोई ग्रोथ या चेंजेस नहीं आते। इसके बाद आप मेटाबॉलिक प्रोसेस को देख रहे हैं। तो ये जो उपापचयी या मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये प्रेजेंट होता है किसमें? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, और नॉन लिविंग में ये अब्सेंट होता है। यहाँ पे जैसे अटेंडेंस बोली जाती है, प्रेजेंट और अब्सेंट, तो वो चीज़ है। इसके बाद इमिशन, तो इमिशन जो है ये लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। लाइफ साइकिल की अगर बात की जाए तो बर्थ, ग्रोथ, इसके अलावा क्रोनिसिटी और डेथ अकर, ये सब होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। और जो नॉन लिविंग है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ना जन्म होता है, ना बुढ़ापा आता है, ना मृत्यु होती है। इसके बाद लाइफ साइकिल के बाद नीचे दिया है रिप्रोडक्शन। तो जनन की क्षमता या अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करने की क्षमता ये सजीवों में होती है लेकिन निर्जीव में नहीं होती है। इसके बाद अडेप्टेबिलिटी, तो ये अनुकूलन की जो दशा होती है ये भी लिविंग्स में ही सिर्फ पाई जाती है। वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट के साथ खुद को ढाल लेते हैं और जीवित रह जाते हैं। नॉन लिविंग में ये अब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो जो जीवित रहेगा उसी के अंदर पोषण होगा ना, तो यहाँ लिविंग में प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। मूवमेंट और स्पीड की अगर बात करें तो आंतरिक बल या जो इनर फोर्सेस होते हैं उनके द्वारा इसमें मूवमेंट और स्पीड होता है, यानी जो आंतरिक क्रिया होती है उससे हम चलायमान रहते हैं, गति करते हैं।
जबकि जो नॉन लिविंग होते हैं उनमें मैकेनिकल इनर्शिया अगर अप्लाई होगा तभी जाकर या किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में आकर वो गतिमान हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसके बाद रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इनके जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं बॉडी के अंदर, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं, उनका आपस में सेपरेशन होता है, मतलब वो सरल अणुओं में टूटते हैं और उसके बाद उसका सेपरेशन वगैरह जब होता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। तो ये ऊर्जा के निकलने का एक तरीका है, एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। जो नॉन लिविंग होते हैं वो भी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जलाना पड़ेगा, मतलब उसमें दहन की जो क्रिया है वो करनी पड़ेगी। ये हमने देखा। इसके बाद अब देखिए यहाँ कपास का रासायनिक संगठन दे रखा है, तो सेलुलोज की मात्रा इसमें होती है 91%, इस पर क्वेश्चन बनता है इसलिए दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जल में जल की जो मात्रा होती है वो 7.85% होती है, यानी कपास में मैक्सिमम क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, यहाँ पे आप इंग्लिश में देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पानी पाया जाता है 7.85%। प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसकी अमाउंट यहाँ दी हुई है 0.55%, और जो वसीय तत्व होते हैं वो 0.40% होते हैं। खनिज लवण की मात्रा 0.20% होती है, मतलब इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो इसके कॉम्बिनेशन में बस इतना याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ये इसमें ध्यान देने वाली बात। वही चीज़ इंग्लिश में दी है, वाटर की मात्रा कितनी है, ये 7.85% है, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो 0.55 है। फैटी एसिड की मात्रा ये दे रखी है, और मिनरल साल्ट जो है वो 0.20% के अमाउंट में पाए जाते हैं। ये सब परसेंट में दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये कुछ रचनाएं हैं और उनके जो कार्य हैं वो दिए हुए हैं। कोशिका की रचनाओं के बारे में कहा है, तो राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, हरित लवक है, अवर्णी लवक है, वर्णी लवक है, केंद्रक है, गुणसूत्र है, कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अलावा अंतर्द्रवी जालिका है। तो इनका काम क्या होता है, देखिए जो राइबोसोम होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सक्रिय स्थान होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं वो आत्महत्या की थैली कहे जाते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली, और हाइड्रोलिटिक एंजाइम के ये भंडार होते हैं। सेंट्रोसोम की अगर बात की जाए तो कोशिका विभाजन में ये सहयोगी होते हैं। हरित लवक की अगर बात करें तो मंड संश्लेषण के सक्रिय स्थान होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का भी यहाँ पे जो अस्तित्व है वो पाया जाता है। हरित लवक के बाद अगर देखा जाए तो अवर्णी लवक है। अवर्णी लवक जो है ये खाद्य संग्रहण में सहायक होता है, किसका क्या काम है वो दे रखा है। उसके बाद वर्णी लवक को देख लीजिए, नीचे ही दिया है, तो फूलों, फलों और बीजों को आकर्षक रंग देने का काम ये वर्णी लवक का होता है। वर्ण मतलब यहाँ पे रंग से होता है, तो ये वर्ण देने का काम करते हैं, रंग देने का काम करते हैं। उसके बाद केंद्रक है, इसे आप देख रहे हैं, तो कोशिका के उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का और कोशिका विभाजन का जो काम है वो केंद्रक का होता है। गुणसूत्र को अगर देखा जाए तो ये जीनों का वाहक होता है, इसके अलावा कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करता है। कोशिका भित्ति जो है ये कोशिका को निश्चित रूप देने का काम करती है, कोशिका को सुरक्षा और सहारा देती है। भित्ति का मतलब दीवार होता है, तो ये जो सेल वॉल होती है इसको आप इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, बाहर से ये दीवार की तरह से घेर लेती है। जैसे आपने कोई जमीन खरीदी, तो जमीन खरीदने के बाद पहला काम ये होता है, आजकल बड़े बड़े बिल्डर हैं तो भाई वो तो पूरा कंस्ट्रक्शन करा लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी जब एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदता है तो वो उसकी जो चौहद्दी यानी चारदीवारी होती है उसको पहले बनवाता है, बाउंड्री घेरवाता है और गेट लगवाता है, तब जाकर अंदर कंस्ट्रक्शन करवाता है ताकि बाहर से कोई अतिक्रमण न हो सके। तो वही काम यहाँ पे कोशिका में भी होता है, सेल वॉल पाई जाती है। इसके बाद और कहाँ नहीं पाई जाती है वो भी देखेंगे। इसके बाद कोशिका भित्ति के नीचे लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभिगमन पर कंट्रोल करती है। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सब्सटेंसेस जैसे मनमाने तरीके से फ्लो ना हो सके, इसको देखने का काम या इसे नियंत्रित करने का काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, झिल्ली होती है। उसके बाद अंतःप्रद्रवी जालिका है, तो इसका काम क्या है, ये कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार करके आंतरिक कोशिकीय जो परिवहन है उसको संपन्न कराती है। मतलब ये लिक्विड जेली वाले फॉर्मेट में होती है, तो इसके सहारे पदार्थों का संचलन होता है, पदार्थ जो है वो चलायमान होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं और इसके बाद यही इंग्लिश में दे रखा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, आप जानते ही हैं कि ये पावर हाउस है कोशिका का, मतलब कोशिकीय श्वसन का ये सबसे एक्टिव प्लेस होता है। और गाल्जी काय जो होता है इसका काम क्या है, विशिष्ट पदार्थों का श्रवण करना, संचय करना और उन्हें कोशिका से बाहर निकालना, ये भी गाल्जी काय का ही काम है। इसे हमने देखा, वही चीज़ इंग्लिश में देख लीजिए। तो मेजर सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस ये दे रखे हैं। पहला आपका राइबोसोम है, तो ये एक्टिव साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। लाइसोसोम जो होता है सुसाइड बैग होता है, आपने पढ़ाई है। जो हाइड्रोक्लोरिटिक यहाँ पे एंजाइम स्टोर्स होते हैं उनको देखते हैं हम। उसके अलावा यहाँ सेंट्रोसोम का नाम दिया है, तो ये इसमें दिया हुआ है कि एड्स इन सेल डिवीजन, मतलब जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, उसमें सपोर्ट करता है। उसके बाद आप देख लीजिए ग्रीन बेल है, तो ये क्या काम करता है, ये एक्टिव साइट होता है स्टार्च सिंथेसिस का, और उसके अलावा दैट इज एक्टिव साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, अर्थात ये पौधों की गुण के तौर पर देखा जाता है। उसके बाद जो अगला है वो वर्णी लवक है, वैसे ही हिंदी में ही दे रखा है इसमें। तो वर्णी लवक का काम है कि जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, उनको रंग देना, रंग प्रदान करना, ये इसकी ड्यूटी होती है। न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो है यहाँ इस क्रम में आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो न्यूक्लियस का काम है कंट्रोल टू मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द सेल एंड हेल्पफुल इन सेल डिवीजन, मतलब ये सेल डिवीजन में भी सपोर्ट करता है और जो मेटाबॉलिक पूरा सिस्टम होता है सेल का उसको भी कंट्रोल करता है, केंद्र होता है। उसके बाद यहाँ नीचे आप क्रोमोसोम को देख रहे हैं, तो क्रोमोसोम जो है ये जो जेनिकल्चर है या सेलुलर फंक्शन है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। सेल वॉल का काम आपने देखा है, स्टिमुलेटिंग द सेल, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल, ये इसका काम है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कंट्रोल टू एक्सेस ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, ये इसका काम है।
इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है इसका काम क्या है, कम्युनिकेशन करना। और कम्युनिकेशन किस चीज़ का, तो कम्युनिकेशन ऑफ सबस्टेंसेस विद इन द सेल, मतलब इंटरनल सेलुलर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कराने की ड्यूटी इसकी होती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस होता है सेल का, आप जानते ही हैं, मतलब एक्टिव साइट होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, श्वसन होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। और उसके बाद गोल्जी इक्विपमेंट को देख रहे हैं या गोल्जी काय को, तो इसका काम होता है ये सेक्रेशन या एक्यूमुलेशन या एक्सप्रेशन जो होता है इसमें प्रोसेस के तौर पे, उसे हम देखते हैं। मतलब स्पेसिफिक सबस्टेंसेस का यहाँ पे निष्कासन भी होता है, या अंदर जो उसकी क्रियाएं होती हैं उसमें इकट्ठा करने का काम या उसके श्रावण का काम, ये विशिष्ट पदार्थ होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, तो वो सब करने का काम ये गोल्जी सबस्टेंसेस का या गोल्जी इक्विपमेंट का होता है। इसे हमने देखा। इसके बाद अब देखिए यहाँ कोशिका और उसके जो उपनाम है वो दे रखे हैं। तो सेल बॉडी है और उसका जो सरनेम है वो दे रखा है। देखिए लाइसोसोम, इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, पीछे आपने देखा है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र या कोशा के अंदर कोशा कहा जाता है, ये इसका यहाँ पे संबोधन है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद राइबोसोम, तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कोशा के अंदर कोशा है, अब नीचे 4 विकल्प रहेगा तो उसमें से आपको क्लोरोप्लास्ट को चुनना होगा। इसके बाद राइबोसोम, तो ये कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र होता है। क्रोमोसोम क्या है, तो ये अनुवांशिकीय गुणों का वाहक है, मतलब जितने भी जेनेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें ट्रांसफर होने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद केंद्रक को आप जानते ही हैं कि ये पूरा कंट्रोल करता है कोशिका को, ये हेड होता है, हेडमास्टर होता है, तो कोशिका की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का शक्तिगृह होता है और कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, वही बात है। तो इसे अंग्रेजी में भी देख लीजिए, यहाँ लाइसोसोम है, सुसाइड बैग ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है ये सेल्स फोटोसिंथेसिस सेंटर होता है, सेल इनसाइड द सेल इसको कहा जाता है, मतलब कोशिका के अंदर कोशिका। इसके बाद राइबोसोम को आप देख रहे हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर है ये सेल का, इसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद क्रोमोसोम को आप देख रहे हैं, तो क्रोमोसोम जो है ये जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैरियर के तौर पर देखा जाता है। और न्यूक्लियस जो है ये कंट्रोल सेंटर होता है या कंट्रोल रूम कहा जा सकता है, जो कि कोशिका के जितने भी फंक्शंस हैं, सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल का पावर हाउस होता है, सेल का एनर्जी हाउस भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए जो कोशिका के पार्ट हैं, सेल के जो पार्ट हैं और उसके जो आविष्कारक या खोजकर्ता हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो गोल्जी इक्विपमेंट का नाम आपने पीछे देखा था, मतलब गोल्जी का है, उसको खोजने वाले कौन थे, इनका नाम खुद ही गोल्जी था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, तो जॉर्ज गोल्जी। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने वाले बेंडा थे। इसके बाद स्पीरोसोम है, तो इसको खोजने वाले पर्नर थे। क्रोमेटिन को खोजने वाले फ्लेमिंग थे, इसे जूम करके देख लीजिए। उसके बाद केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। राइबोसोम को पैलेट ने खोजा था। जीव द्रव्य के डुजॉर्डिन थे। केंद्रक कला के हर्टविंग थे। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लोरोप्लास्ट की खोज, यहाँ क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है, ये क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट की खोज सिम्सचर ने की थी, ये इनका विचित्र सा नाम है। उसके बाद तारक काय है, तो इसको बोवेरी ने खोजा था। क्रोमोसोम को हॉफमिस्टर ने खोजा था। अंतर्द्रवी जालिका जो है इसको पोर्टर ने, और लाइसोसोम को क्रिश्चियन डी डुवे ने खोजा था। ये इनका नाम है, तो इन्हें आपने देखा। और उसके बाद वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए। सेलुलर ऑर्गन्स और उनके जो एक्सप्लोरर हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो गोल्जी बॉडी को खोजने वाले जॉर्ज गोल्जी थे। माइटोकॉन्ड्रिया के सी बेंडा थे। इसके बाद स्पेरोसोम है तो इसके पर्नर थे। क्रोमेटिन है तो इसके फ्लेमिंग थे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद राइबोसोम है तो इसके पैलेट थे। ऑर्गेनिज्म की खोज करने वाले डुजार्डिन थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की खोज करने वाले हर्टविंग थे। न्यूक्लियस की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे, आप जानते ही हैं। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है तो इसको सिम्सचर ने खोजा था। क्रोमोसोम के खोजकर्ता हॉफमिस्टर थे। लाइसोसोम को खोजने वाले क्रिश्चियन जी डुवे थे। इसे आपने इंग्लिश में देखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ एंजाइम्स दिए हैं, हार्मोन दिया है, प्रोटीन दिया है, तमाम चीज़ें मिक्स करके दी हुई है। सिर्फ एंजाइम नहीं है, न सिर्फ हार्मोन है, मिक्सचर है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ सिस्टमेटिक तरीके से है, सीक्वेंस में कुछ भी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक साथ घुसेड़ा गया है, मतलब आप एक साथ देख सके उन्हें। ये जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं ये क्रम से नहीं है, इसका कोई दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन परीक्षा के लिए महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाइएगा। तो देखिए एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। हार्मोन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है, जिसका नाम आप जानते हैं। इसके बाद प्रोटीन के तौर पे हम केराटिन को देख रहे हैं। हालांकि और भी प्रोटीन होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही एंजाइम और इतने ही हार्मोन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको बताया जा रहा है। टाइलिन जो है ये स्टार्च का पाचन करने का काम करता है। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है। यहाँ ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में रेड कलर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रेनिन जो है ये रक्त में एंटीओटेंसिनोजन जो है उसको एंजियोटेंसिन में बदलता है। ये थोड़ा विचित्र नाम है, इनको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद देख लीजिए ये दूध के पाचन का भी काम करता है। बाद में ये जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनमें लुप्त हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन ये गर्भाशय की जो मसृण पेशियां होती हैं, यानी स्मूथ मसल्स होती हैं, उनमें सिकुड़न प्रेषित करता है, मतलब प्रसव के समय ये सहयोग करता है। ये है, और उसका जो इंग्लिश फॉर्मेट है आप नीचे देख रहे हैं। ये वाइटामिन है, इसमें आप वाइटामिन को देख रहे हैं। उसके बाद एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है, और ये नीचे आप टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और जो ऑक्सीटोसिन है उसे देख पा रहे हैं। उनके काम भी दे रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें वाइटामिन में दिया हुआ है। ये नीचे आप देख रहे हैं ये पेप्सिन है। देखिए ये ऊपर वाला जो दिया है ना, ये वाला थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इसको मत देखिए, ये बेकार में इसमें घुसा दिया गया है। यहाँ से देखिएगा एंजाइम जो है वो पेप्सिन है। उसके बाद देख लीजिए
हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है। प्रोटीन के तौर पे यहाँ केराटिन को दिया हुआ है और टाइलिन यहाँ पे डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को यहाँ डाइजेस्ट करने का काम करता है। रेनिन का काम आपने देखा ही, और ऑक्सीटोसिन का काम वही जो इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल्स में, यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनको करने का काम करता है। ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए जो ब्लड ग्रुप और ब्लड का स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। तो कहा गया कि लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसे कि एंटीजन या प्रतिजन कहा जाता है। अब देख लीजिए, लाल रक्त कणों में उपस्थित जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, और ये एंटीजन प्रतिजन है, इतना आपने देखा था। अब ये दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को ए और बी से ही डिनोट करते हैं, लेकिन जो एंटीजन होता है उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो एंटीबॉडी होती है उसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही फर्क है। तो देखिए इसका अंतर वैसे बेसिक तौर पे क्या होता है। ये दो प्रकार का है, एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, और एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी आप देख रहे हैं ये असल में क्या है, ये सब प्रोटीन के ही प्रकार हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है और इसको एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहा जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है। तो एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी को आपने देखा। और रुधिर वर्ग जो ए होता है यानी ब्लड ग्रुप ए, उसमें एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। मतलब एंटीजन क्या होता है, ए होता है, जबकि एंटीबॉडी बी होता है। जबकि जो रुधिर वर्ग बी होता है उसमें एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। इसके बाद रुधिर वर्ग ए बी की अगर बात करें तो इसमें एंटीजन ए बी दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब एंटीजन जो है वो दोनों ही पाया जाता है, ये बात, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ये इसमें नहीं होता। ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं पाए जाते। ठीक है। और ओ में उल्टा होता है। ओ में यही दोनों नहीं पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। मतलब कहा गया है रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन नहीं पाए जाते। अगर ओ की बात की जाए तो उसमें ये दोनों नहीं पाए जाएंगे। क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी दोनों पाया जाएगा। तो इसी वजह से ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबसे ले सकता है, और ओ वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ रक्त चार्ट दिए हुए हैं। सर्वग्राही और सर्वदाता को आपने देखा ही है। यहाँ चार्ट दिया हुआ है, उसे देख लीजिए कौन किससे ले सकता है, ये दिया हुआ है। तो रक्तदाता समूह है और प्राप्तकर्ता रक्त समूह दिया हुआ है। ए वाला जो है वो ए वाले को तो देगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। बी वाले को नहीं दे सकता है और ओ वाले को नहीं दे सकता है। वो देगा किसको, या तो ए वाले ब्लड ग्रुप को देगा और नहीं तो ए बी वाले को देगा। ए बी वाला सबसे ले सकता है तो इसको तो देगा ही। उसके बाद बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ये ए को नहीं दे सकता, बी को देगा और ए बी को देगा, ओ को भी नहीं दे सकता। ठीक है। उसके बाद ए बी को देख लीजिए। तो ए बी जो है वो किसी को नहीं देगा, सिर्फ अपने वाले को देगा। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही खून दे सकता है और किसी को नहीं देगा, लेकिन ले सबसे सकता है। ठीक है। और उसके बाद ओ को देखिए, तो ये देगा सबको, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और अपने वाले को भी देगा, लेकिन ले सबसे नहीं सकता। ये बात। तो ये वही चीज़ इंग्लिश में नीचे लिखी हुई है, उसे देख लीजिए। एंटीजन जो है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, यहाँ आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ एंटीजन का जो अब्सेंस पाया जाता है, यानी वो नहीं होते हैं, तो एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन यहाँ पाया जाता है जो कि प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, और इसे कहा जाता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी के भी 2 टाइप्स होते हैं, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। ये आपने पीछे भी देखा था। और एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी ये जब प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एंटीबॉडी जो है इसको स्मॉल बी से डिनोट किया जाएगा, नहीं तो कैपिटल लिख देंगे तो वो एंटीजन लगेगा। फिलहाल तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी ये अगर किसी के ब्लड में प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप ए वाला है। मतलब वो व्यक्ति जो है उसका ग्रुप क्या होगा, ए होगा। और अगर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, यहाँ पे स्मॉल ए होगा, तो इस प्रकार की कंडीशन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद अगर एंटीजन ए और बी ये दोनों ही प्रेजेंट है किसी के ब्लड ग्रुप में, तो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, ए बी होगा। और अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ दी हुई है कि एंटीबॉडी जो है ये यहाँ पे अब्सेंट होता है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पे अब्सेंट होता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन ही नहीं पाया जाता, एंटीजन जो है वो अब्सेंट होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। ओ वाले में ये दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ए बी वाले में ऊपर वाले दोनों पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते। तो यही इसका काम है, और इसी वजह से यहाँ पे सर्वदाता और सर्वग्राही की बात कही गई है। यहाँ आप टेबल देख रहे हैं जो आपने पीछे देखी थी। देखिए इसमें ब्लड डोनर ग्रुप का नाम दिया है और ABCD करके, मतलब जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो दे रखे हैं। ए है, बी है, AB है और O है। तो देख लीजिए इसमें ए वाला जो है वो ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, AB को दे सकता है और O को भी नहीं देगा। मतलब या तो अपने वाले को देगा और नहीं तो AB को देगा। AB को इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि वो सबसे ले सकता है। इसके बाद बी वाला जो है इसमें ये ए को नहीं दे सकता, बी को देगा, पक्की बात है, और AB को देगा, O को नहीं देगा, या मना कर देगा। उसके बाद देखिए AB जो है वो किसी को नहीं देगा, सिर्फ या तो यहाँ पे देखिए देने की बात हो रही है ना, तो AB वाला जो है सिर्फ AB वाले को देगा। यहाँ पे दे रखा है कि यस, यहाँ पे होगा नो। यहाँ असल में AB वाला जो है वो सिर्फ AB वाले को देगा। इसके बाद O को देखिए, तो O जो है वो सबको दे सकता है, बेचारा जो है वो दानी है लेकिन सबसे ले नहीं सकता। यहाँ तक हमने देखा। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, कुछ चीज़ें और दी हैं।
यहाँ बर्डस्टीन का नाम दिया है, जो कि 1924 में एक खोज किए थे और उन्होंने कहा कि ए, बी और ओ ये जो ब्लड ग्रुप हैं ये मनुष्य के एक अनुवांशिक लक्षण के तौर पर देखे जाते हैं, और जो जनक होते हैं यानी जो आपके पेरेंट्स होते हैं उनके ब्लड ग्रुप का उनकी संतानों पर, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं उनके जो संतानें होती हैं तो उन पर एक प्रभाव पड़ता है, यानी निर्धारण होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके ब्लड ग्रुप के आधार पे जो आपका ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। तो उसी का चार्ट यहाँ दिया हुआ है कि क्या संभावना हो सकती है। यहाँ माता पिता का रुधिर वर्ग दिया हुआ है और संतानों का रुधिर वर्ग दिया है। तो अगर मम्मी पापा का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है तो इनके कॉम्बिनेशन से जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, ये संभव है। लेकिन ए बी और ए बी नहीं हो सकता, मतलब इसमें से ये हो जाए, यह संभव है। अगर पेरेंट्स का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ और ए या फिर ए और ए है, ये ग्रुप का नाम दिया है, तो संभव है कि जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा या फिर ए होगा। लेकिन ये संभव नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी हो जाएगा या ए बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर पेरेंट्स जो हैं आपके उसमें से एक जने का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और दूसरे का बी है, या फिर दोनों का ही ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, तो ऐसी कंडीशन में जो संतानें होती हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, या तो ओ हो जाएगा या फिर बी हो जाएगा। लेकिन ए और ए बी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है, इससे प्रश्न बनता है कि माता का ब्लड ग्रुप ऐसा है और पिता का ब्लड ग्रुप ऐसा है, तो बताइए कि जो होने वाले बच्चे हैं उनका संभावित ब्लड ग्रुप कैसा होगा। और नीचे विकल्प दिया होगा तो उसमें से आपको समझना होगा कि ओ और बी हो सकता है, लेकिन ए और ए बी जो है वो नहीं हो सकता है। ऐसे ही और भी है, जैसे ए बी है, मान लीजिए एक व्यक्ति का ए है और दूसरे का बी है, या एक व्यक्ति का ओ है और दूसरे का ए बी है, तो उसके आधार पे क्या कहा जा सकता है। यहाँ अगर एक का ए है और दूसरे का बी है तो जितने भी ब्लड ग्रुप हैं वो सब हो सकते हैं। मतलब माता और पिता में से एक का ए और दूसरे का बी है तो जितने भी ब्लड ग्रुप खोजे गए हैं उनमें सभी की संभावना बनती है। लेकिन अगर एक का ओ है और दूसरे का ए बी है तो ए और बी ब्लड ग्रुप बन सकता है, लेकिन ओ और ए बी जो है वो नहीं बन सकता। वैसे ही यहाँ पे कुछ और प्रोबेबिलिटी दे रखी हैं, जैसे कि ए और ए बी है तो इसके कॉम्बिनेशन से ए बी और ए बी बनेगा, लेकिन ओ जो है वो असंभव है। बी और ए बी है तो वही चीज़ है, उसके बाद ए बी और ए बी है, ये कंडीशन है। तो इसका जो चार्ट है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और कहा गया है वही चीज़ नीचे इंग्लिश में कि अकॉर्डिंग टू बर्डस्टीन 1924 ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर द हेरिटेबल ट्रेट ऑफ ह्यूमन विच पासिस थ्रू प्रोजेंसी इन द अकॉर्डेंस विथ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल का जो इनहेरिटेंस का ला है या रूल है उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। तो वही चीज़ दी हुई है, इसे आप टेबल में देख सकते हैं। पॉसिबल और इम्पॉसिबल दे रखा है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जो ग्लैंड्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो जनन ग्रंथि ये प्रोजेस्टेरोन है। पीयूष ग्रंथि जो है ये ग्रोथ हार्मोन को निकालने का काम, मतलब उसके स्रावन का काम करती है। अग्न्याशय जो है ये अग्न्याशय के आइलेट्स और लैंगरहैंस जो द्वीपिकाएं होती हैं उसमें अल्फा बीटा गामा कोशिकाएं होती हैं, आप जानते हैं। तो उनके सहारे अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। तो जो बीटा कोशिकाएं होती हैं उनसे इंसुलिन का स्रावन होता है। इसके बाद अग्न्याशय के बाद आप नीचे अधिवृक्क को देख लीजिए तो कार्टिसोल इससे निकलता है। एड्रेनालिन जो है ये क्रोध, भय, खतरा महसूस होने पर एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है। एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं में पाया जाता है, अंडाशय से निकलता है। इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज से संबंधित है, मतलब ग्लूकोज के कंट्रोल का काम करता है। इसके असंतुलन से मधुमेह हो जाता है। फेरोमोन जो है ये कीट पतंगे इस्तेमाल करते हैं अपनी मादा साथी को आकर्षित करने के लिए, मतलब ये एक विशेष प्रकार का गंध वाला हार्मोन होता है और ये अपने साथी को आकर्षित करने के लिए इसका स्रावन करते हैं। इसके बाद पुरुष हार्मोन में अगर देखें तो टेस्टोस्टेरोन का नाम आता है। एंजाइम में अगर देखें तो लाइपेज का नाम इसमें लिखा है। फास्फोलिपिड ये लेसिथिन है और बहुलक जो है ये पॉलीएथिलीन है। इस प्रकार से हमने देखा। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये जो एंजाइम है ये सिर्फ इतने ही है, कुछ जो प्रमुख है उनके नाम दिए। वही चीज़ नीचे इंग्लिश में है, उसे देख लीजिए। पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये जो है ये ग्रोथ हार्मोन का स्रावन करती है। पैंक्रियाज जो है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, जो बीटा सेल्स होती हैं। इसके बाद एड्रिनल है तो ये जो कार्टिसोल होता है उससे यहाँ निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वहाँ से इसका स्रावन होता है। उसके बाद एड्रीनेलिन है तो ये इसको अगर देखा जाए तो ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है और इसके सहारे, मतलब इसकी वजह से क्रोध या डर जो महसूस होता है या खतरा महसूस होता है उस समय इसका स्रावन होता है। इसके बाद एस्ट्रोजन है तो ये फीमेल हार्मोन है। इंसुलिन को आप जानते ही हैं कि ये ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज की मात्रा जो है उसको कंट्रोल करता है। फेरोमोन जो है ये कीट पतंगों के द्वारा एक विशेष गंध के लिए निकाला जाने वाला हार्मोन है, जो कि अपनी मीटिंग के समय निकालते हैं ये। उसके बाद मेल हार्मोन में यहाँ टेस्टोस्टेरोन का नाम आता है। लाइपेज जो है वो एंजाइम है। लेसिथिन जो है वो फास्फोलिपिड है और पॉलीमर के तौर पे पॉलीएथिलीन का नाम दिया है। इसके बाद अब यहाँ पे विटामिन और उसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो दे रखे हैं, उसके स्रोत दिए हुए हैं। तो विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। इसको बहुत सावधानी से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। और विटामिन ए बी सी डी नहीं देगा, उसका जो रासायनिक नाम है वो दे देगा। तो विटामिन ए को रासायनिक तौर पे कहा जाता है रेटिनॉल और इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है, जीरोप्थैलेमिया हो सकता है, संक्रमण हो सकते हैं, तरह तरह के इन्फेक्शन, आपकी जो इम्यूनिटी है वो घट सकती है और त्वचा की जो कोशिका है उसमें बदलाव हो सकते हैं। स्रोत क्या हो सकता है, तो अगर आप शाकाहारी हैं तो गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, माफ कीजिएगा दूध और मक्खन यहाँ तक खाइए। और अगर आप मांसाहारी हैं तो मछली के तेल का सेवन कर सकते हैं, अंडे का सेवन कर सकते हैं। और यकृत को खाना नहीं है भाई लोग। यकृत जो है इसके अंदर विटामिन ए का संचय होता है, मतलब ये इसका स्रोत है, आपका जो लिवर है। यहाँ खाने की इसको बात नहीं की जा रही है। इसके बाद विटामिन B1, ये थायमिन, इसको थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी की फैमिली काफ़ी बड़ी है, लंबी चौड़ी।
तो विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। बेरी बेरी रोग इसकी कमी से हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है, ग्रोथ या डेवलपमेंट जो है विकास अवरुद्ध हो जाता है। कहाँ से पाया जाता है? तो जो फलीदार अनाज होते हैं वहाँ से, सोयाबीन से पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। दूध जो है उसको संपूर्ण आहार कहा जाता है, तो उसके अंदर लगभग जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब कुछ न कुछ मात्रा में मिल जाते हैं। इसके बाद विटामिन B2, ये राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? कीलोसिस हो जाता है। अगर इसको आपको प्राप्त करना है तो कहाँ से प्राप्त कीजिएगा? पनीर से प्राप्त होता है। इसके अलावा यीस्ट यानी जो खमीर होता है वहाँ से निकलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से निकलता है, मतलब आप शाकाहारी हैं तो इन्हें सेवन कर सकते हैं। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडे खाइए, मांस खाइए, इनसे ये प्राप्त होगा। उसके बाद विटामिन B3, इसका यहाँ देखिए रासायनिक नाम नीचे दिया है, नियासिन या निकोटीनिक अम्ल भी कहा जाता है। नियासिन भी विटामिन B3 का ही नाम है और जो निकोटीनिक अम्ल है वो भी इसी का नाम है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, चर्मग्राह या चर्मदाह जिसको कहा जाता है वो हो जाता है। कहाँ से ये मिलेगा? तो इसके प्राप्ति का स्रोत वही यीस्ट है, उसके अलावा मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, फलियाँ हैं। तो दाल जो है उससे अच्छी मात्रा में, फलीदार अनाज जितने भी हैं उनसे प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, और बाकी जो मांसाहारी व्यंजन है वो दिए हुए हैं। इसके बाद विटामिन B5, विटामिन B5 जो है इसको पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, यहाँ नाम दिया है। चर्म रोग इसकी कमी से हो जाता है, बढ़ोतरी जो है या वृद्धि जो है वो रुक जाती है। बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आजकल छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो ये सब इस वजह से भी हो सकता है, मतलब ये भी एक कारण हो सकता है। तो देखिए इसका जो स्रोत है ये विटामिन B5 है, पेंटोथेनिक अम्ल इसको कहा जाता है। अंडे से प्राप्त हो सकता है, दूध से प्राप्त हो सकता है, मांस से प्राप्त हो सकता है और मूंगफली से भी प्राप्त हो सकता है। मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है। इसके बाद विटामिन B6, हालांकि अब ये भी महंगा हो गया है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है रासायनिक तौर पे, और इसकी कमी से रक्तक्षीणता, चर्मरोग, पेशियों में ऐंठन वगैरह हो सकती है, मतलब मांसपेशियों में आप थोड़ा सा काम करके थक जाएंगे, ऐंठन होने लगेगी। और इसके स्रोत के तौर पे अगर देखा जाए पायरिडॉक्सिन का, तो दूध है सबसे बड़ा स्रोत, उसके अलावा मांस, अनाज ये सब है, यीस्ट भी होता है। और विटामिन B7 को देखिए, इसको बायोटीन कहा जाता है। आजकल शैम्पू और जो कंडीशनर है उसमें बायोटीन मिलाने का दावा हर कंपनी करती है, और मिला होता है सिर्फ केमिकल, मतलब जो हानिकारक केमिकल होता है। तो बायोटीन का जो स्रोत है वो कौन सा है? मांस है, गेहूं है, उसके अलावा अंडा, सब्जी, फल ये सब है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? तो वही चर्म रोग हो सकते हैं, बालों का झड़ना ये सब दिखाई दे सकता है, चमड़ी खराब हो सकती है आपकी। इसके बाद फोलिक एसिड, विटामिन B9 को कहा जाता है। रक्तक्षीणता, एनीमिया हो सकता है, वृद्धि रुक सकती है, तो ये सब समस्या पाई जाती है। हरी सब्जियों में ये पाया जाता है, पत्तेदार सब्जियां, पालक और बथुआ खाइए, ये एनीमिया को अपने आप दूर कर देगा। उसके अलावा फलीदार अनाज में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हरी सब्जी में होता है। उसके अलावा मांस और अंडे में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर फोलिक अम्ल का जो सबसे प्रचुर स्रोत है वो हरी सब्जियां हैं। ये नॉन वेज में उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। इसके बाद विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन इसको कहा जाता है, अच्छा लंबा नाम है इसका। इससे बहुत, मतलब इसकी कमी अगर हो जाती है तो बहुत घातक स्तर का जो एनीमिया है वो हो जाएगा, मतलब ऐसा वैसा नहीं, जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन होती है वैसा एनीमिया हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपका तंत्रिका तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसके स्रोत क्या होते हैं, ये कतई कम नहीं होना चाहिए। मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सब, मतलब इसमें नॉन वेज वाला जो आपने देखा। उसके अलावा दूध के अलावा आंत के जो जीवाणु हैं वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो आंत में अगर कोई गड़बड़ी होती है तब भी ये कंडीशन दिखाई देती है। उसके बाद अब चलते हैं विटामिन B की फैमिली को यहीं पर बाय बाय कर देते हैं, और यहाँ से देखते हैं विटामिन C को। तो एस्कार्बिक एसिड, आप जानते हैं कि इसका एस्कार्बिक एसिड जो है वो नाम होता है, और इम्यूनिटी कम हो जाती है, पहली चीज़ है इसकी कमी से। और स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें ये पाया जाता है। आंवला इसका बहुत बड़ा स्रोत है। इसके अलावा टमाटर में भी कुछ मात्रा में होता है, सब्जियों में भी पाया जाता है, लेकिन जो नींबू के वंशज होते हैं वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है। आंवले में तो बहुत भरपूर होता है, आप जानते ही। इसके बाद विटामिन D, कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। अगर इसकी कमी हो जाए तो छोटे बच्चों में सूखा रोग, सुखवा पकड़ लेता है, और इसको रिकेट्स कहा जाता है। और ऑस्टियोमैलेशिया, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ये वयस्कों में होता है, ये चीज़ है। तो हड्डियों के रोग होते हैं, और इसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। सनलाइट में 20 मिनट बिताइए, आपको कभी भी विटामिन D की कमी नहीं होगी, ये चीज़ है। और उसके अलावा अगर खाने से प्राप्त करना है तो मक्खन से प्राप्त हो सकता है, और मछली के तेल से प्राप्त हो सकता है, कॉड लिवर ऑयल जो होता है, या अंडे से प्राप्त हो सकता है, ये सब भी इसके स्रोत हैं। विटामिन E को अगर देखा जाए तो इसमें टोकोफेरॉल इसका नाम होता है रासायनिक। प्रजनन क्षमता घट जाती है, और जो जननांग होते हैं, पेशियां उनकी होती हैं, वहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये वाली स्थिति उसमें हो जाती है। और गेहूं के अंकुर का तेल, ये जो है इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब वहाँ से विटामिन E को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी में भी होता है, सोयाबीन में भी होता है। नेप्थेकिनोन, ये किसको कहा जाता है? विटामिन K को कहा जाता है। चोट अगर आपको लगेगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, मतलब खून बहता रहेगा, उसका जो थक्का जमता है और खून बहना रुक जाता है वो काम नहीं होगा, ये दिक्कत है। तो इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। और हालांकि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। सभी विटामिन थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी वैसे शरीर में डिफिशियंसी नहीं देखी जाती। फिलहाल यहाँ पे हरी सब्जियाँ, अंडा, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, ये सब अपने आप ही इसमें अपना काम कर लेते हैं। आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको बैलेंस करके रखते हैं। अब आंत में ही या आपके पूरे पाचन तंत्र में ही कोई गड़बड़ी आ जाए तो इसकी कमी दिखाई देती। उसके अलावा हरी सब्जियों, अंडे और सोयाबीन से ये प्राप्त हो सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है, उसे आप देख रहे हैं। विटामिन A है,
विटामिन कहिए चाहे विटामिन कहिए। तो रेटिनॉल इसको कहा जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, जीरोथैलेमिया हो सकता है, इसके अलावा जो स्किन इन्फेक्शन वगैरह है वो सब हो सकता है। सोर्सेस आपने देखे ही, गाजर खाइए खूब अच्छी मात्रा में, कैरोट्स, मिल्क का सेवन करिए, चीज़ खाइए, बटर खाइए, अंडे अगर आप मांसाहारी हैं तो खा सकते हैं, कॉड लिवर ऑयल पी सकते हैं, मतलब उसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा फिश का लिवर खा सकते हैं। ये चीज़ है, ये असल में लिवर भी इसका स्रोत होता है, तो लिवर एक अलग इसमें दिया हुआ है, यहाँ क्वामा लगना चाहिए था। उसके बाद विटामिन B1 को देखिए, थायमीन इसको कहा जाता है, बेरी बेरी से हो जाता है, मतलब इसकी कमी से हो जाता है। ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, मतलब आपकी वृद्धि रुक सकती है। इसका जो स्रोत है उसमें दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। सोयाबीन में भी बहुत भर भर के पाया जाता है, इसका प्रचुर स्रोत सोयाबीन भी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। उसके अलावा दूध में तो सब कुछ पाया जाता है, ये सब आप देख रहे हैं। और हरी भरी सब्जियां खाएंगे तो विटामिन B और विटामिन C और विटामिन A की भी बात होती है, ये तीनों ही कम नहीं होंगे। इसके बाद विटामिन B2 को देखिए, तो ये राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, कीलोसिस इससे हो जाता है। इसके अलावा जो यहाँ नीचे आप देख रहे हैं डर्मेटोसिस है, या आप देख रहे हैं इसमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, वो सब हो जाता है, यानी पाचन तंत्र की गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। उसके अलावा कीलोसिस हो सकता है, और भी बहुत तरह की बीमारियाँ, त्वचा के रोग मूल तौर पे होते हैं। जो विटामिन B होता है, इसकी पूरी फैमिली ये त्वचा रोग और बाल के रोगों के लिए जिम्मेदार होती है, मतलब इनकी कमी होगी तो पहला लक्षण वहीं से दिखाई देगा। तो इसके लिए दूध का स्रोत आप देख सकते हैं, अंडे का देख सकते हैं, जो अंडे का सफ़ेद हिस्सा होता है वो वाला। इसके अलावा आपका लिवर भी इसका स्रोत होता है, किडनी और यीस्ट। इसके अलावा मीट, ग्रीन लीफ वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद विटामिन B3 है, नियासिन इसको कहा जाता है, पेलाग्रा इसकी कमी से हो जाता है। इसके जो स्रोत है वो आप देख रहे हैं, हाँ मशरूम में भी पाया जाता है, ये हिंदी में नहीं था तो इसको इंग्लिश में ऐड कर लीजिएगा, मशरूम में भी पाया जाता है। इसके बाद विटामिन B5, ये पेंटोथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसका अगर कमी हो जाए तो जो बर्निंग सेंसेशन है वो हो जाता है, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। यीस्ट, मीट, फिश एग में पाया जाता है, उसके अलावा मिल्क में पाया जाता है, ये सब इसके स्रोत होते हैं। विटामिन B6 को अगर देखें तो पायरोडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। एनीमिया इससे हो सकता है, मतलब इसकी कमी से। उसके अलावा स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, मस्कुलर ट्विस्टिंग वाली जो दिक्कत है वो दिखाई दे सकती है। मिल्क में हो सकता है, यीस्ट में हो सकता है, इसका स्रोत बताया गया है। इसके अलावा केरल्स में हो सकता है, एग में हो सकता है, ग्रैम्स में हो सकता है, चने में भी पाया जाता है, और योल्क में भी पाया जाता है। इसके बाद देखिए जो अगला वाला है, ये विटामिन H या बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन असल में ये विटामिन B के ही परिवार का है। तो विटामिन H कहिए, चाहे बायोटीन कहिए, चाहे विटामिन B7 कहिए, एक ही बात है। स्किन डिजीज इसकी कमी से हो जाती है, और सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है बालों पर। बाल जो है वो झड़ने लगते हैं, कितना भी आप तेल और शैम्पू लगाइए, बाल जो है वो झड़कर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट खाइए बढ़िया वाले। और अगर आप मांसाहारी हैं तो इसमें आप मीट का सेवन कर सकते हैं, एग का सेवन कर सकते हैं, और जो व्हीट होता है वहाँ से भी मिलता है, मतलब गेहूँ से भी प्राप्त होता है। इसके बाद विटामिन B9 है, फोलिक एसिड इसको कहा जाता है। तो सबसे बड़ा इसका जो दुष्प्रभाव है, मतलब इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन तो होता ही है। मतलब एनीमिया हो जाएगा तो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ये आप जानते हैं। तो इससे ग्रोथ तो अपने आप ही प्रभावित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका ग्रीन वेजिटेबल्स, बथुआ, पालक, ये सब आप खा सकते हैं। और उसके अलावा यीस्ट से भी प्राप्त होता है, और आपका लिवर भी कुछ हद तक इसमें मदद कर सकता है। इसके बाद विटामिन B12, इसको कोबालामिन कहा जाता है। मतलब ये विटामिन जो होता है, ये विटामिन विद कोबाल्ट होता है, इसीलिए इसको कोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो इसकी कमी से क्या हो सकता है, बहुत खतरनाक वाला एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जो नर्वस सिस्टम है उसमें आपका पूरा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसको अगर आपको प्राप्त करना है तो मीट से प्राप्त हो सकता है, फिश से प्राप्त हो सकता है, एग से प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा कर्ड से भी प्राप्त होता है, अगर आप शाकाहारी हैं तो दही खाइए। और बैक्टीरिया ऑफ इंस्टेटाइन, मतलब जो आपकी आंत के बैक्टीरिया हैं वो भी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं आपको। इसके बाद विटामिन C को देखिए, ये एस्कॉर्बिक एसिड है, इसका नाम है। स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स, मतलब मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। और आंवला इसका सबसे बड़ा स्रोत है। उसके अलावा जो साइट्रस फैमिली के फ्रूट्स होते हैं वो यहाँ मदद कर सकते हैं। टोमेटो खाइए, टमाटर, और उसके अलावा ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं उसमें भी पाया जाता है, लेकिन खट्टे फलों में और आंवला में तो एकदम भर भर कर होता है। इसके बाद विटामिन D को देख लीजिए, कैल्सीफेरॉल इसका नाम होता है। इनका रासायनिक नाम जरूर याद करिएगा। तो कैल्सीफेरॉल का जो इसमें दुष्प्रभाव दिखाई देता है, मतलब इसकी कमी से रिकेट्स हो सकता है बच्चों में, और बड़ों में ऑस्टियोमैलेसिया की जो बीमारी है वो देखी जाती है, हड्डी के रोग हैं। और अगर इसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सनलाइट में कुछ समय बिताइए, और अगर सनलाइट में आप नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर चीज़ खाइए, फिश खाइए, एग खाइए, ये सब चीज़ें इसमें खाई जा सकती हैं। इसके बाद देखिए ये टोकोफेरॉल है, विटामिन E को कहा जाता है। अगर ये कम हो जाता है तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, या रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं और मसल्स हैं, वो पूरी तरह से जवाब दे देंगे, यानी प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी। और वेजिटेबल ऑयल जो होता है, या जो वीट का जो अंकुर होता है उसके तेल में पाया जाता है, तो वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, और सोयाबीन के अंदर भी होता है। इसके बाद विटामिन K है, तो इसको नेप्थोक्विनोन कहा जाता है, या नाम आप देख रहे हैं। और ये ब्लड क्लोटिंग टाइम जो है उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब रक्त के थक्के बनने वाला जो समय होता है, ऐसा नहीं है कि थक्के बनेंगे ही नहीं, लेकिन देर से बनेंगे, और तब तक काफ़ी ज़्यादा खून बह जाएगा, तो ये दिक्कतें आती हैं। और इसकी कमी को दूर करने का काम जो आपकी आंत के बैक्टीरिया हैं वो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर दिक्कतें आती हैं तो फिर बाहर से सपोर्ट लेना पड़ता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इसका स्रोत हो सकती है। इतना हमने देखा। अब इसके बाद यहाँ विषाणु से होने वाले रोग हैं, तो खसरा है, गलसुआ है,
इसके अलावा चेचक है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, हाइड्रोफोबिया है, डेंगू है, मतलब बुखार होता है, पीलिया है। आजकल वायरस का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे देख लीजिए। खसरा जो होता है, इसका जो यहाँ दिया हुआ है विषाणु का नाम, यह रोग रूबियोला नाम के विषाणु से, जो कि पालिनोसा मार्बिलोरम होता है, इसके द्वारा होता है। नाम इसका याद रखिएगा, ये नाम देख लीजिएगा। उसके बाद गलसुआ, ये पैरामिक्सो गलसुआ विषाणु के कारण होता है। और चेचक जो है ये वेरियोला नाम के वायरस से होता है, ये वायरस वाली डिजीज है सभी। चिकन पॉक्स जो है ये वेरिसेला जूस्टर के द्वारा होता है और 14 से 16 दिन तक ये सोया रहता है, उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद देखिए पोलियो, तो पोलियो जो है ये पोलियो विषाणु जो साल्क वैक्सीन लगती है इसके लिए एंटेरो विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो है ये हीमोफिलस विषाणु के द्वारा पैदा होता है। रेबीज या हाइड्रोफोबिया जिसे कहा जाता है ये रैप्डो विषाणु जो है उसके द्वारा पैदा होता है। डेंगू बुखार की अगर बात करें तो डेन 14 जो वायरस होता है उसके द्वारा ये पैदा होता है। और इसमें देखा जाए तो मादा टाइगर जो मच्छर होती है, एडीज मच्छर जो होती है, उसकी मादा प्रजाति, वो इसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब इसका ट्रांसफर करने का काम करती है। उसके बाद पीलिया, ये हेपेटाइटिस वायरस से होता है, इसकी 6 नस्लें होती हैं। यहाँ पे 6 नस्लों के नाम दे रखे हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं HAV है, HBV है, इस प्रकार से। इसके बाद एड्स है, तो ये जो HIV वायरस होता है उससे फैलता है और इसका जो रेट्रोवायरस परिवार है वो देखा जाता है। इसके बाद पीला बुखार, तो ये फ्लैक्स विषाणु के द्वारा होता है। चिकनगुनिया को अगर देखा जाए तो ये अल्फा वायरस से फैलता है, मतलब अल्फा वायरस इसका कारक होता है और एडीज मच्छर ही इसको फैलाने का भी काम करते हैं। यहाँ पे एडीज मच्छर आपने पीछे डेंगू वाले में भी देखे थे। उसके बाद स्वाइन फ्लू है, तो ये H1N1 से होता है और जो बर्ड फ्लू होता है वो H5N1 से होता है। यहाँ दोनों में फ़र्क है। और कोविड-19 जो है वो SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता था, तो उसके भी वायरस का नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ वायरल डिजीज़ वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है, मस्त। यहाँ मीजल्स है, मम्पस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, इसे आप देख रहे हैं। और इनके जो वायरसेस हैं उनके भी नाम देख रहे हैं, जैसे रूबियोला है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं। मम्पस है तो इसका ये पैरामिक्सो या मम्पस वायरस जो है उसके तौर पे देखा जा रहा है। स्मॉल पॉक्स को देखा जाए तो ये वेरियोला वायरस से होता है। चेचक, चिकन पॉक्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेरिसेला जूस्टर के नाम से इसको जानते हैं और जो 14 से 16 दिन की सुप्तावस्था होती है, मतलब ये सोया रहता है और इसके बाद एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद पोलियो का अगर देखा जाए तो जो इंटेरो वायरस होता है उसके द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू जो है यहाँ पे हीमोफिलियस जो वायरस होता है उसके द्वारा फैलता है। रेबीज का दिया हुआ है हाइड्रोफोबिया, तो ये सब आपने देखा है, वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है। ये आप डेंगू फीवर को देख रहे हैं तो डेन 14 वायरस जो है उसमें फैलाने के लिए जो वाहक है वो फीमेल टाइगर मॉस्किटो यानी एडीज प्रजाति की जो मच्छर होती है, मादा मच्छर, वो करती है। इसके बाद जॉन्डिस है, पीलिया, तो इसमें आप देखिए जो हेपेटाइटिस वायरस है उसकी 6 किस्में हैं, 6 वेराइटीज़ हैं, उनके द्वारा फैलता है। HAV है, HBV है, HCV है, इस प्रकार से। इसके बाद एड्स है तो HIV वायरस से फैलता है, यहाँ दिया भी है। रेट्रो वायरस की फैमिली का ये सदस्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पे येलो फीवर है, तो ये येलो फीवर या पीला बुखार जो है ये फ्लेवी वायरस से फैलता है, यहाँ आप देख रहे हैं। चिकनगुनिया को अगर देखा जाए तो अल्फा वायरस से फैलता है, ये भी एडीज मॉस्किटो के द्वारा ही फैलाया जाता है। स्वाइन फ्लू को अगर देखें तो ये H1N1 वायरस से फैलता है। और बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस A है, जिसको कि H5N1 कहा जाता है, उससे ये फैलता है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कुछ इन्फेक्शियस जो वायरल डिजीज़ हैं ह्यूमंस में होती हैं, उनके नाम दिए हैं, हिंदी अंग्रेजी साथ में दिया है। तो हर्बीज है, इसमें होता क्या है, ये कॉन्टैक्ट के द्वारा फैलता है। त्वचा रोग और संक्रमण, मतलब जो लैंगिक अंग होते हैं उनमें भी संक्रमण हो जाता है। इसके बाद प्रतिश्याग, इसको इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। इतना शुद्ध हिंदी नाम है तो यहाँ अंग्रेजी भी जानते रहिए। प्रतिश्याग इन्फ्लुएंजा कहा जाता है और ये जो है इसमें श्वसकीय रोग होता है, मतलब श्वसन तंत्र आपका पूरा प्रभावित होता है। पोलियो को अगर देखा जाए तो तंत्रिका और पेशी रोग होता है, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर जो पूरा प्रणाली होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ये आपने देखा। पीलिया, जॉन्डिस, तो ये यकृत संबंधी रोग होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, लीवर प्रभावित होता है। उसके बाद रेबीज़ को आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे कोई वायरस या रोग नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं रेबीज़, तो रेबीज़ का तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग, नर्वस सिस्टम डिजीज जो है इससे हो जाती है, मतलब मनुष्य जो है वो पानी से डरने लगता है। उसके बाद कनफेड़ा, इसको मम्पस कहा जाता है, अच्छा नाम है इसका हिंदी वाला। तो इसमें लार ग्रंथियाँ जो आपकी होती हैं वो सूज जाती हैं, जो सिलेवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। इसके बाद रोहा, ये क्या है, ये ट्राकोमा कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, नेत्र संबंधी रोग होते हैं। नेत्र में जो उसकी पलक होती हैं या जो अंदर के हिस्से होते हैं उसमें फफोले निकल आते हैं, मतलब छोटे छोटे फुंसी निकल आती है। इसके बाद कंजक्टिवाइटिस है, तो इसमें ये भी नेत्र संबंधी ही रोग होता है। ये आप देख रहे हैं, मतलब इसमें कुछ इन्फेक्शियस वायरल डिजीज जो हैं जो कि ह्यूमंस में होती है वो दे रखी है। इसके बाद अब डिजीज और बैक्टीरिया दिया है, मतलब कौन सा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है। जो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज हैं उनके नाम दिए। तो हैजा यानी कॉलेरा जिसे आप कहते हैं, ये विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद डायरिया है, तो डायरिया जो है ये साल्मोनेला टाइफ्यूम्यूरियम के द्वारा होता है, इसका पूरा नाम आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्लेग, जिसको कि ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है, तो ये पास्चुरेला पोस्टिस के द्वारा होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। पास्चुरेला पोस्टिस या इसी को कहा जाता है यर्सीनिया पेस्टिस, दोनों ही नाम एक ही चीज़ के हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब कोई भी दे सकता है विकल्प के तौर पे। कोढ़ यानी लेप्रोसी जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है, इसका जो अंग्रेजी नाम है उसे भी देख लीजिए, वही चीज़ है।
यहाँ ये असल में अंग्रेजी ही है, हिंदी में दिया जरूर है लेकिन ये असल में अंग्रेजी रूप में ही है। उसके बाद तपेदिक क्षय रोग या यक्ष्मा, जिसको कि आप ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहते हैं, तो वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। ये इसके जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का नाम है। उसके बाद निमोनिया है, तो ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा फैलता है, यहाँ आप देख रहे हैं। टाइफाइड जो है ये सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया को अगर देखा जाए तो ये कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा फैलता है। सुजाक या गोनोरिया की अगर बात करें तो ये निसेरिया गोनोरियाई के द्वारा फैलता है। सिफिलिस की अगर बात करें तो ये ट्रैपोनिमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। और काली खांसी या जो वूपिंग कफ या पर्टुसिस होती है, दोनों ही नाम इसके होते हैं, तो ये हीमोफिलस पर्टुसिस के द्वारा फैलता है या इसी को कहा जाता है बोर्डोटेला पर्टुसिस। दोनों ही नाम है, इसको ध्यान दीजिएगा। जीवाणु है ये, बैक्टीरिया। उसके बाद धनुष टंकार आप देख रहे हैं, तो लॉकजा या टिटनेस इसको कहा जाता है। ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा फैलता है। ये बैक्टीरिया है जो कि टिटनेस को फैलाता है। उसके बाद सिफिलिस है, तो ये ट्रिपोनिया पैलिडम के द्वारा फैलता है। ये आप देखिए इसमें दिया हुआ है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे डिजीज और उसके जो प्रिवेंटिव वैक्सीन है वो दी हुई है। तो रोग है और बचाव का टीका है टिटनेस, यहाँ आप देख रहे हैं धनुष टंकार। डीपीटी इसका टीका होता है। असल में डीपीटी जो होता है उसमें 3 बीमारियों के टीके होते हैं, तीनों एक साथ एक जो वैक्सीन होती है उसमें लगा दिए जाते हैं। इसमें डिप्थीरिया को डी से डिनोट किया जाता है, पी जो है वो पर्टुसिस है और टी जो है वो यहाँ पे टिटनेस है। मतलब ये तीनों का यहाँ पे रक्षण करता है। तो टिटनेस को देख लीजिए, इसमें डीपीटी इस्तेमाल होता है। डिप्थीरिया में भी डीपीटी ही इस्तेमाल होता है। और जो काली खांसी होती है उसको वूपिंग कफ के अलावा पर्टुसिस भी कहा जाता है, तो पी फॉर पर्टुसिस। तो यहाँ डीपीटी इसमें भी यूज होता है। तीनों का डीपीटी हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का टीका लगता है, इसको ध्यान दीजिएगा। और पोलियो के लिए साल्क वैक्सीन जो होती है वो लगती है, जिसको कि पोलियो वैक्सीन कहा जाता है। और टाइफाइड के लिए टीएबी का टीका लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका वैक्सीनेशन आपने देखा। और उसके बाद जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे कीट और संचारित रोग दे रखे हैं, मतलब उनके द्वारा जो संचारित किए जाने वाले रोग होते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है मलेरिया फैलाने का काम करती है। उसके बाद एडीज जाति की जो मादा होती है वो पीला बुखार फैलाती है। इसके बाद घरेलू मक्खी से हैजा हो सकता है, मतलब वो गंदे स्थानों पर बैठती है और फिर खाने पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद पैडिकुलेरा, ये टाइफाइड को फैलाता है। टेबेनस मक्खी जो होती है वो सुर्रा रोग फैलाती है। मादा क्लेरा जो होती है वो फाइलेरिया फैलाती है। ग्लॉसिना पाल्पेरिया ये जो है ये निद्रा रोग के लिए उत्तरदायी है। खटमल से चागारा हो जाता है। और बालू मक्खी जो होती है वो कालाजार फैलाती है। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में दी है। ये फीमेल एनाफिलीज का दिया हुआ है, ये मलेरिया फीवर है। उसी प्रकार से एडीज जो फीमेल होती है वो येलो फीवर को फैलाती है। डोमेस्टिक फ्लाई के द्वारा कॉलेरा हो जाता है। और इसी प्रकार से अन्य नाम भी दिए हुए हैं। सैंड फ्लाई जो होती है बालू मक्खी जिसको कहा गया है, उससे कालाजार होता है, ये आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मनुष्य के अंदर जो अभावजन्य रोग होते हैं, मतलब किसकी कमी से क्या हो जाता है वो दे रखा है। हालांकि पीछे हमने जो विटामिन वाला सेक्शन था उसमें देखा है, लेकिन यहाँ फिर से देख लेते हैं क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से हो जाता है। उसके बाद रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है बच्चों में। और ऑस्टियोमैलेशिया जो है ये प्रौढ़ या जो वयस्क होते हैं उनमें विटामिन डी की कमी से होता है। हेमरेज में क्या होता है, तो विटामिन के की कमी हो जाती है और मस्तिष्क में रक्तस्राव हो जाता है और इस वजह से ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। जीरोपथैलेमिया को अगर देखा जाए तो विटामिन ए की कमी के कारण नेत्र की जो कार्निया है वो सूख जाती है, शुष्कता हो जाती है। निक्टालोपिया जो है इसमें विटामिन ए की कमी के कारण सामान्य रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि सामान्य इलाज से दूर भी हो जाता है। इसके बाद क्वाशरकोर को आप देख रहे हैं तो प्रोटीन की कमी से होता है। वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में दी हुई है। देखिए बेरी विटामिन बी की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज है। इसके बाद स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमैलेशिया जो है ये विटामिन डी की कमी से बड़ों में होता है। हेमरेज में क्या होता है, विटामिन के की कमी हो जाती है और फिर रक्त का स्राव हो जाता है मस्तिष्क में और ये हेमरेज वाली कंडीशन पैदा होती है। जीरोपथैलेमिया में क्या होता है, जो आई का कॉर्निया होता है, मतलब नेत्र का कॉर्निया होता है, उसमें ड्राइनेस आ जाती है। तो ये विटामिन ए से होने वाली डिफिशियंसी है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग है उसमें आँख से होने वाली बीमारियाँ ये शामिल हैं। मतलब नेत्र विकार जो होते हैं वो ज़्यादातर विटामिन ए की कमी से होते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे हैं ये निक्टालोपिया है। तो कॉमन नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है यानी रतौंधी होती है वो, और इसमें जो डिफिशियंसी होती है वो विटामिन ए की होती है। और क्वाशरकोर को आप जानते ही हैं कि ये प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज है। इतना आपने देखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर हीनताजन्य रोग दिए हैं और उसके कारण दिए। तो रोग है एनीमिया, रक्तक्षीणता, लोहे की कमी से हो जाता है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। ग्वाइटर यानी घेंघा ये आयोडीन की कमी से होता है। मेरेस्मर जो है ये दीर्घकालिक उपवास रखने के कारण प्रोटीन या जो अन्य एनर्जी के सोर्सेस होते हैं उनके अभाव की वजह से होता है, यानी कमी से होता है। क्वाशरकोर ये भी प्रोटीन की कमी से होता है। मुर्गियों में जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। मवेशियों में मैड काउ जो रोग होता है ये प्रेयान से एक प्रकार का विकृत प्रोटीन होता है उसकी वजह से हो जाता है। मधुमेह ये इंसुलिन के असंतुलन यानी उसकी कमी से हो जाता है। और जीरोपथैलेमिया ये विटामिन ए की कमी से होता है, जो नेत्र का कार्निया होता है उसमें सूखापन यानी ड्राइनेस आ जाती है। ये हमने देखा। और वही चीज़ यहाँ इंग्लिश में है। एनीमिया दिया है, आयरन की डिफिशियंसी से होता है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी से। ग्वाइटर आयोडीन मेरेस्मर जो है ये लैक ऑफ ऑल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोटीन ड्यू टू लॉन्ग टर्म फास्टिंग, मतलब जो लंबा उपवास होता है उस वजह से। क्वाशरकोर जो है प्रोटीन डिफिशियंसी है। रिकेट्स जो चिकन में होता है यानी मुर्गियों में होने वाला रिकेट्स, तो मुर्गी में हो या भैंस में हो या गधे में हो या इंसान में हो,
जो रिकेट्स है या ऑस्टियोमैलेशिया है, ये विटामिन डी की कमी से ही होगा, ठीक है। इसके बाद मैड काउ डिजीज जो होती है कैटल्स में, ये प्रोटीन, एक प्रेयांस नाम के जो प्रोटीन होते हैं, विकृत प्रोटीन होते हैं, उनकी वजह से हो जाता है। इसके बाद देखिए डायबिटीज़, इंसुलिन का यहाँ पे जो स्रावन है उसमें कमी आने से होता है। इसके बाद जीरोथैलेमिया है, ये विटामिन ए की कमी से हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए अंतःस्रावी रोग दिए हुए हैं, तो टिटेनी है, यहाँ अंग्रेजी हिंदी दोनों दिया हुआ है। टिटेनी है तो पैराथार्मोन की कम मात्रा में स्रावन से होता है। इसके बाद ये वाइसोलिज्म है, तो इसे आप देख रहे हैं, ये एड्रीनेलिन के बहुत ज़्यादा स्रावन से होता है। मधुमेह मेलिटस को आप देख रहे हैं, तो इंसुलिन के कम स्रावन के कारण होता है। एडिसन रोग को आप देख लीजिए, तो ये कॉर्टिन हार्मोन के कम स्रावन के कारण होता है। बौनेपन को अगर देखा जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन का कम स्रावन जब होता है तो उससे हो जाता है। इसके बाद एक्रोमेगली, ये जो है ये ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावन से होता है। दोनों चीज़ें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मिक्सीडेमा है, तो मिक्सीडेमा जो है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के बहुत कम स्रावन के कारण होता है। ग्रेव्स डिजीज जो होती है ये थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा स्रावित होने से होती है। और इसके बाद यहाँ पे जो गिगाटिज्म है यानी सहायकायता, तो ये सहकायता जो है ये पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपालिका होती है यानी आगे वाला हिस्सा होता है, उसमें एचटीएच हार्मोन का अगर बहुत ज़्यादा स्रावन होगा तो उससे हो जाती है। ग्वाइटर को अगर देखा जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। मधुमेह इंसिपिडिस, ये जो है ये डायबिटीज़ के तौर पे ही देखा जाता है। डायबिटीज़ की दो वेराइटी है, एक तो यहाँ पे डायबिटीज़ मेलिटस है और दूसरा जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिड्स है। तो दोनों का यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो है ये वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से होता है, इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो अगला है वो एक्सोप्लैथिमिक ग्वाइटर है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा मात्रा के स्रावन की वजह से हो जाता है। मतलब कम मात्रा में निकलेगा तो भी दिक्कत है और बहुत ज़्यादा निकलेगा तो भी दिक्कत है, बैलेंस होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कुछ विशेषताओं युक्त पौधों के नाम दिए हैं। तो सबसे लंबी जड़ वाला जो पौधा होता है वो एडेंसोनिया डिजिटेटा होता है। सबसे लंबी आयु वाला पौधा यानी सबसे लंबी उम्र वाला जो पौधा होता है वो प्यू मैरेंडी होता है। इसके बाद सबसे छोटे पादप पुष्प वाले पौधे के तौर पे बोल्फिया को देखा जाता है, वुल्फिया कहा जाता है। सबसे बड़ा बीज जो होता है वो लोकोडिया का होता है, तो बीज जब बड़ा होगा तो सबसे बड़ा फल भी किसका होगा, लोकोडिया का ही होगा। इसके बाद सबसे विशाल कैक्टस का जो पौधा होता है वो सेरियस जायनेटिस होता है, ये जायनेटिस कहा जाता है, मतलब जाइंट जैसा होता है। इसके बाद सबसे छोटा बीज जो है ये आर्किड का होता है और सबसे छोटे सूक्ष्म पादप बीज जो है ये भी आर्किड नस्ल के ही होते हैं। सबसे छोटी पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका ये माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ा जो पादप गुणसूत्र होता है वो ट्रिलियम होता है। सबसे बड़ा पादप अंड जो है ये साइकस होता है। सबसे बड़ा पुमंग जो होता है वो भी साइकस होता है। इसके बाद सबसे छोटा क्रोमोसोम आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये शैवाल का होता है। सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है, ये साइकस का होता है। एंजियोस्पर्म पौधा सबसे बड़ा कौन सा है, यूकेलिप्टस है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा जो है वो लेब्रा है। इसके बाद सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म आपने पढ़ा होगा, तो जो सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म प्लांट है वो सेक्यूइसा जाइगेंटिया है, ये आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन है, ये जामिया पिग्मिया है, पिग्मी से नाम से स्पष्ट होता है। उसके बाद सबसे बड़ा आर्किड कौन है, ये ग्रामेटोफाइलम स्पेशियम है, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ा आर्किड पुष्प कौन है, तो ये फ्रेमीपीडियम कॉर्डेटम है। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है, तो ये विक्टोरिया अमेजोनिका की होती है। और सबसे बड़ा फूल किसका होता है, तो ये रेफ्लिशिया आर्डोनाई का होता है या आर्नोडाइस को कहा जाता है। और सबसे छोटा ब्रायोफाइट कौन होता है, ये जुओप्सिस होता है, इसे हमने देखा। कुछ और बच गए हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट कौन होता है, तो ये डाउसोनिया होता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन होता है, एजोला होता है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन होता है, ये ऑफियोग्लोसम होता है। सबसे कम गुणसूत्र वाला ये हेपापेलस ग्रेसिलस होता है, यहाँ नाम दिया है। उसके बाद सबसे जड़ विहीन जो एंजियोस्पर्म होता है, मतलब ये जड़ रहित होता है, तो ये एंजियोस्पर्म कौन है, ये एल्ड्रोवेंडा है। सबसे कठोर लकड़ी किसकी होती है, तो यहाँ नाम देख लीजिए, ये देखिए सबसे कठोर लकड़ी किसकी होती है, हार्डीविकिया बाइनेटा की होती है। इसके बाद सबसे हल्की लकड़ी किसकी होती है, तो ये ओक्रोमो, यहाँ नीचे देख लीजिए, ओक्रोमो लॉगर्ट बेल्सन की होती है। नाम भी अच्छे अच्छे हैं। तो इतने विचित्र नाम क्यों हैं, ये इनका स्थानीय नाम नहीं है, ये इनका बोटेनिकल नेम है और इसीलिए ये अनोखे हैं। तो ये अंग्रेजी वाला ही नाम है, इसीलिए यहाँ पे अंग्रेजी अनुवाद इसका नहीं दिया है। मतलब ये हिंदी में लिखा जरूर है लेकिन असल में ये अंग्रेजी वाला ही है। उसके बाद प्ररोह रहित पादप, ये राइजोफोरा है, इसे आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ पादप हार्मोनों के नाम दिए हैं। तो ऑक्सिन का नाम है, जिब्रेलिन का नाम है, साइटोकाइनिन का नाम है, एब्सिसिक एसिड है और एथिलीन है। ये क्या है, ये पादप हार्मोन है और उन्हीं के बारे में नीचे थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। देयर आर जनरली 5 मेजर क्लासेस ऑफ प्लांट हार्मोन, मतलब ये प्लांट हार्मोन्स हैं और उनकी जो 5 मेजर क्लासेस हैं उन्हें हम देख रहे हैं। तो ऑक्सिन ये प्रमोट स्टेम इलोंगेशन, मतलब ये स्टेम की जो ग्रोथ होती है उसको नियंत्रित करता है। इनहेबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, मतलब मेंटेन एपिकल डोमिनियंस, ये इसका काम होता है। उसके बाद जिब्रेलिन को आप देख लीजिए, तो प्रमोट सेल इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड का जर्मिनेशन भी जिब्रेलिन के ही सहयोग से होता है। लीफ एक्सपेंशन, जो पत्तियां होती हैं वो फैलती हैं। और ट्राइकोम डेवलपमेंट जो होता है वो इसी वजह से होता है। पॉलन, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, पॉलन मैचुरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, ये सब कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये पादप हार्मोन है यानी प्लांट हार्मोन है और इसका नाम है जिब्रेलिन। उसके बाद साइटोकाइनिन को आप देख रहे हैं, तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और जो प्लांट की रूट्स और शूट्स होती हैं उस पर अपना नियंत्रण करता है। इसके बाद एब्सिसिक एसिड को आप देख रहे हैं, तो ABA नीचे आप देख लीजिए, ये 4th नंबर का है। ABA इनहेबिट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड इनहेंस डिग्रेडेटिव चेंजेस एज इन राइपनिंग एंड
नीचे आपने देखा सेनेसेंस। तो ये चीजें हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद 5वें नंबर का भी बचा हुआ है, तो 5वें नंबर को देख लेते हैं। यहाँ देखिए एथिलीन है, तो एथिलीन इज बेस्ट नोन फॉर इट्स इफेक्ट ऑन फ्रूट राइपनिंग, फ्लावर ओपनिंग एंड ऑर्गन एब्सिशन। मतलब जो एथिलीन होती है उसकी वजह से यहाँ ज़्यादा अच्छे तौर पे इसे देखा जाता है जो फ्रूट राइपनिंग होती है उस प्रोसेस में, उसके अलावा जो फ्लावर ओपनिंग होती है यानी फूल का विकास होता है उसके लिए। इसके बाद अब देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट होता है। ये है पौधों में होने वाले कुछ जीवाणु जनित रोग, तो इनका अंग्रेजी और हिंदी नाम दोनों दे रखा है एक साथ। इन्हें देखते हैं। रोग का नाम दिया है, जीवाणु का नाम दिया है, यहाँ रोग का नाम दिया है, कवक का नाम दिया है। तो जो फंगी से होने वाले हैं उनका दिया है, जो बैक्टीरिया से होने वाले हैं उनका दिया है, जो वायरस से होने वाले होंगे उनका भी दिया है। देखिए पहले पोटैटो विट जो है ये है आलू का शैथिल रोग। इसको फैलाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। ये थोड़ा विचित्र नाम है, इसको याद रखिएगा। इससे आलू का शैथिल रोग जो है वो लग जाता है, मतलब इसे पोटैटो विट कहा जाता है। इसके बाद क्राउन गॉल रोग जो है, ये क्राउन गॉल डिजीज कही जाती है। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरेफेरियंस के द्वारा होती है, ये इसका नाम है। बंद गोभी का काला गलन यानी जो ब्लैक रॉट होता है कैबेज में, वो यहाँ दिखाया जा रहा है। ये किससे होता है? ये जैंथोमोनास कैप्सिट्रम के द्वारा होता है, इसे आपने देखा। नींबू का कैंकर, ये जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा होता है, साइट्रस फैमिली में फैलता है। तो नींबू के अलावा जितने खट्टे फल हैं उनमें भी हो सकता है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे कवक यानी फंगी के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो गेहूं का काला किट यानी ब्लैक रस्ट जो वीट में लग जाता है वो पैक्सीनिया ग्रेमिनस ट्रिटिसियाई के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद गेहूं का स्लथकंड यानी स्मट जो होता है, लूज स्मट जो वीट में लग जाता है, वो एस्टिलेगो न्यूट्रा ट्रिटिसियाई के द्वारा होता है। ये इसके कवक का नाम यानी फंगी का नाम है। इसके बाद आलू की अगेती अंगमारी यानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो है ये किसकी वजह से हो जाती है? अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा हो जाती है। और जो पछेती यानी विलंबित अंगमारी होती है, लेट ब्लाइट होती है, वो किससे हो जाती है? ये वाली फाइटो था, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा हो जाती है। ये आपका कवक का नाम है, फाइटोफ्लोरा इन्फेस्टेंस। इसके बाद आगे चलते हैं। आलू का वार्ट रोग है, यहाँ देखिए। तो वार्ट डिजीज जो पोटैटो में लगती है ये किससे होती है? ये सिनकाइट्रम, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, एंडोबायोटिकम के द्वारा होती है। इसके बाद मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिजीज जो ग्राउंड नट में लगती है, ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा होती है। गन्ने का लाल गलन रोग यानी जो रेड रॉट शुगर केन में लग जाता है, ये टोटाइकम फल्केटम के द्वारा होता है। नाम थोड़े अनोखे हैं। इसके बाद धान का भूरी पर्ण चित्ती यानी जो ब्राउन लीफ स्पॉट जो राइस के लीव्स होती हैं उन पे पड़ जाते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है? ये कवक है जिसका नाम है हेल्थमिंथोस्पोरियम ओराइजा सटाइवा। ये बोटेनिकल नेम होता है धान का यानी पैडी का, तो उसी से ये नाम दिया गया है। उसके बाद अरहर की मलानी यानी जो विट अरहर में लग जाता है, तुअर की जो दाल होती है, तो ये फ्यूजेरियम उडम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब ये जो कवक है इसकी वजह से हो जाता है। और भिंडी का जो पीतवर्ण शिरा रोग यानी येलो वेन मोजैक जो भिंडी में लगता है लेडीज फिंगर में, वो एक विषाणु जनित रोग होता है और सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है, ये हम देख रहे हैं इसमें। उसके बाद कुछ मुख्य तत्व हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। जैसे हमने देखा ना कि पीछे एनपीके की मात्रा अच्छी खासी चाहिए होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है जो कि बहुत लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं। लेकिन उतना ही अगर कम हो जाएगा तो पौधे का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो वो तत्व यहाँ दिए हुए हैं और इनसे क्या हो जाता है ये दिया है। तो जस्ता यानी जो जिंक होता है, जेडियन जिसे आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसकी अगर कमी हो जाए तो धान में खैरा रोग लग जाता है। जो पैडी होती है उसमें खैरा रोग लग जाता है। जस्ता या जिंक की ही कमी से मक्के में सफेद कली का रोग हो जाता है। और अगर जिंक की कमी हो जाए तो एक कॉमन जो रोग दिखाई देता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं या पत्तियां निकलेंगी तो वो पूरी विकसित फैल नहीं पाएंगी। ये सब जिंक की कमी का लक्षण है। इसके बाद बोरान को देख लीजिए। तो बोरान की कमी से फूल गोभी जो होती है उसमें ब्राउनिंग रोग होता है। और बोरान की कमी से चुकंदर में हॉट राट हो जाता है। और बोरान की कमी से सेब का जो अंदर का हिस्सा होता है उसमें सड़न या कालापन पैदा हो जाता है, उसको कॉग कहा जाता है। इसके बाद तांबा या कांपर, इसे देख लीजिए, सीयू से डिनोट करते हैं इसे। तो नींबू में डाईबैक रोग होता है। और मॉलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में विटेपल या विपटेल जो रोग है वो दिखाई देता है, इसे हमने देखा और वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद अब बायोमेट्रिक जो इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा बायोमेट्रिक पहचान के लिए कौन कौन सी चीज़ों को बेस बनाया जाता है ये दे रखा है। तो पहली चीज़ देखिए, बायोमेट्रिक जो नामांकन होता है या नॉमिनेशन होता है उसमें आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, आपकी जो रेटिना आँख का स्ट्रक्चर होता है उसका छाप लिया जाता है। इसके अलावा आपके चेहरे को आधार बनाया जाता है, आपकी कान की जो डिज़ाइन होती है उसको आधार बनाया जाता है। मतलब हर मनुष्य के अंदर जो यूनिक चीज़ें होती हैं, इंसान देखने में तो सब एक जैसे होते हैं, हालांकि शक्ल सबकी अलग अलग होती है, तो वो भी हम शक्ल हो सकते हैं, लेकिन अंदर की संरचना और पूरा जो बॉडी का ढांचा है उसमें बहुत सारी विसंगतियां पाई जाती हैं। मतलब हर मनुष्य एक जैसा नहीं हो सकता, उसका जो डीएनए है वो तो अलग होगा ही, उसके अलावा और संरचनाएं जैसे कि आंख के रेटिना की जो ढांचा होता है, वो फिंगरप्रिंट, ये सब अलग अलग होते हैं। आवाज़ अलग होती है, कान की डिज़ाइन अलग होती है, चेहरे का स्ट्रक्चर अलग होता है, बस बारीकी से पहचान करने की आवश्यकता होती है। तो वो सब काम यहाँ पे बायोमेट्रिक जो प्रणाली होती है उसमें किया जाता है। डीएनए मैचिंग ये सबसे प्रामाणिक तरीका होता है। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, सारी तरफ से कंफ्यूजन पैदा हो, तो डीएनए चेक करवा लीजिए। उसके बाद कान के आकार के आधार पर, कान की जो संरचना होती है उसके आधार पर भी मनुष्य का जो पहचान का काम है वो किया जा सकता है। इसके अलावा परितारिक यानी जो आइरिस है उसको भी बेस बना के पहचाना जा सकता है। रेटिना को आधार बनाया जा सकता है, रेटिना के आधार पर उसकी जो छाप होती है वो हर मनुष्य की यूनिक होती है।
इसके बाद चेहरे की पहचान, इसे देख लीजिए। आपने अगर हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी तो उसमें अक्सर दिखाया जाता है, और कैप्टन अमेरिका नाम की एक मूवी थी, उसमें निक फ्यूरी ने अपनी आँख की रेटिना का छाप दे रखा था और अंत में पासवर्ड के तौर पे वो उसे यूज़ करता है, और वो भी जो उसकी ख़राब आँख थी, मतलब एक आँख उसकी ख़राब थी तो उसका वो पासवर्ड देता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन वो सही बात है, मतलब वो पासवर्ड के तौर पे यूज़ किया जा सकता है क्योंकि बायोमेट्रिक इंस्टीट्यूशन भी उसको बेस बनाता है। कहने का मतलब ये है कि रेटिना भी सब मनुष्यों का अलग अलग होता है, उसकी डिज़ाइन अलग होती है। चेहरे की पहचान की जा सकती है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं होता है। अंगुली छाप, ये प्रमाणिक है। डीएनए के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर कर सकते हैं? रेटिना के आधार पर कर सकते हैं, और जो फिंगरप्रिंट होते हैं उसको बेस बनाकर कर सकते हैं। इसके बाद अंगुली की जो 3 डायमेंशनल ज्यामितीय आकृति है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, वो भी हर इंसान का अलग अलग होता है, तो उसको भी चेक करके किया जा सकता है। इसके अलावा हर मनुष्य की चाल भी डिफरेंट होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं चलता है, तो उसको आधार बनाया जा सकता है। ज्यामितीय विशेषताएं हाथ की जो होती है वो हर इंसान की डिफरेंट होती है, देखने में भले एक जैसा लगे, तो उसको भी बेस बनाया जा सकता है। हाँ, हर मनुष्य की अपनी महक होती है। जैसे आप कुत्ता पालिए और कुत्ते के पास आप गए थे एक बार और कुत्ते ने आपको अच्छे से आपकी महक ले रखी, और आप उसके पास 5 साल बाद जाइए, तो ऐसी कंडीशन में कुत्ता आपको भूलेगा नहीं, तुरंत पहचान लेगा। कैसे? और पूरी भीड़ के अंदर आपको पहचान सकता है सिर्फ आपकी महक से। वो आपका चेहरा नहीं पहचानता है, वो आपकी महक पहचानता है। आप कुछ भी ना बोले तो वो सिर्फ गंध से पहुंच जाएगा। तो हर मनुष्य की अपनी एक अलग गंध होती है। इसके बाद टाइपिंग के अनोखेपन का जो आधार होता है उसके आधार पर पहचाना जा सकता है, और जो वॉइस रिकॉग्निशन है उसके आधार पर भी पहचाना जा सकता है। मतलब आप बोलते हैं तो हर मनुष्य की जो पिच होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद देखिए, हथेली की नसें जो वेन्स होती हैं उनका भी विन्यास हर इंसान का अलग होता है, तो उसको भी बेस बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे वही चीज इंग्लिश में है, डीएनए मैचिंग को बेस बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ ईयर, बेस ऑन आइरिस, बेस ऑन रेटिना, फेशियल रिकॉग्निशन से बनाया जा सकता है, फिंगरप्रिंट बेस जो होता है उसको आधार बनाया जा सकता है। 3D ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जो फिंगर्स का होता है उसको बेस बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ पर्सन, मनुष्य की जो चाल होती है उसको बेस बनाया जा सकता है। ज्योमेट्रिकल फीचर्स जो हैंड के हैं उनको बेस बनाया जा सकता है। स्मेल को बेस बनाया जा सकता है। कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा प्रमाणिक हैं। उसके बाद जो स्ट्रेंथ, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, स्ट्रेंथनेस ऑफ टाइपिंग, इसको बेस बनाया जा सकता है। टाइपिंग की जो प्रणाली होती है वो हर मनुष्य की अलग होती है। उसके बाद वॉइस रिकॉग्निशन, ये भी एक आधार हो सकता है। और अंत में कहा है कि जो पाल्म वेंस होती हैं, मतलब जो शिराएं होती हैं मनुष्य की हाथ की, वो भी डिज़ाइन में अलग अलग होती है, तो उसको बेस बना के पहचान की जा सकती है और की जाती है। इतना हमने देखा। इसके बाद देखिए अफीम, ये कुछ उत्पाद दिए हैं और कुछ प्रोडक्ट, मतलब उसके जो सोर्स हैं वो दे रखे हैं। तो अफीम कहाँ से प्राप्त होती है? ये फल से प्राप्त होती है, लेकिन फल जो है वो पका नहीं होता, कच्चा होता है। उसमें अभी दूध होता है अंदर। जैसे आप किसी कच्चे फल को थोड़ा सा खरोच दीजिए, जैसे पपीते को, तो उसमें से सफ़ेद रंग का दूध बाहर आता है, तो वैसा इसके अंदर दूध वाला फल होता है, और ये कच्चे फल से ही निकाला जाता है। उसके बाद हींग, हींग जो है ये रूट से प्राप्त होता है, जड़ों से। रबर जो है ये तने से प्राप्त होता है। कुनैन जो है ये नीचे आप देख रहे हैं, ये छाल से प्राप्त होता है। इसे आपने देखा। अभी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बच गई हैं। यहाँ जीव वैज्ञानिक और उनका जो योगदान है वो दे रखा है। तो जोनास साल्क, ये साल्क वैक्सीन की खोज किए थे, पोलियो का टीका खोजने वाले ये व्यक्ति थे। इसके बाद जेम्स सिम्पसन का नाम आता है, ये क्लोरोफार्म के आविष्कारक थे। इसके बाद आप देख रहे हैं कार्ल लैंडस्टीनर को, तो ये रक्त वर्गों का पता लगाते हैं, ए, बी और ओ जो ब्लड ग्रुप है उसका पता लगाते हैं, और बंदरों में RH फैक्टर की खोज करते हैं, एंटीजन के आविष्कारक माने जाते हैं। ये सब इनके जिम्मे है। इसके बाद टांसले को देख लीजिए, एजी टांसले, तो ये इकोसिस्टम शब्द का पहली बार इस्तेमाल करते हैं, आप जानते ही हैं। एडवर्ड सेबिन का नाम आता है, तो ये पोलियो का जो टीका है उसका विकास करते हैं, मतलब और इम्प्रूव करके उसे डेवलप करते हैं। उसके बाद AI ओपेरिन का नाम आता है, तो जो रासायनिक विश्लेषण होता है उसके द्वारा ये जीवों की उत्पत्ति का पहला ब्यौरा देते हैं। इसके बाद एड्रियस बिसेलिस का नाम आता है, तो ये आनुवंशिक जो आधुनिक शारीरिकी है उसके जनक माने जाते हैं। इसके बाद टॉटम और बीडल हैं, तो ये एक जीन एक एंजाइम जो रासायनिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करते हैं। बेंडा को अगर देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकन इनके द्वारा होता है, मतलब नाम यही देते हैं, बेंडा ही। इसके बाद बेटसन का नाम आप देख रहे हैं, तो आनुवंशिक जो जेनेटिक शब्द है उसका प्रतिपादन ये करते हैं। बेंटिंग और पेस्ट का नाम आता है, तो पेंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन का जो पृथक्करण है उसको करके ये सिद्ध करते हैं कि पेंक्रियाज से ही ये निकलता है, कहाँ से निकलता है वो सब। बारबारा मैंक्लोक्स, ये जो है ये मक्का के जो गुणसूत्र होते हैं, जीन्स होते हैं, उनका पुनर्विन्यास करके अध्ययन करते हैं। प्लोमान जीन यानी जो जंपिंग जीन की अवधारणा है उसको ये सामने लाते हैं। कैरोलस लिनियस, ये वर्गीकी के जनक माने जाते हैं, मतलब जो वर्गीकी है और इसके अलावा जो बाइनोमियल पद्धति है, नामकरण की पद्धति है, उसको ये रखते हैं। सिस्टेमा नेचर या स्पेशीज प्लांटेरियम या जेनेरा प्लांटेरियम, ये सब इनकी किताबों के नाम हैं, और आधुनिक जो बॉटेनिकल साइंस है उसके ये जनक माने जाते हैं। उसके बाद क्रिश्चियन बर्नार्ड का नाम आता है, तो पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है, सफल मानव हार्ट ट्रांसप्लांट है, उसको ये करते हैं। उसके बाद देख लीजिए चार्ल्स लेब्रान का नाम है, तो मलेरिया के रोगाणु का ये पता लगाते हैं। चार्ल्स डार्विन के जिम्मे क्या है, तो ये जैव विकास मत का प्रतिपादन करते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की इनकी बुक है, मतलब उसके ये ऑथर हैं। उसके बाद ड्रेसर का नाम आता है, तो एस्पिरिन नाम की जो मेडिसिन है उसको ये खोजते हैं। एडवर्ड जेनर, ये चेचक के टीके का, स्मॉल पॉक्स जो होता है उसके वैक्सीन का आविष्कार करते हैं, और टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन का पूरा डेवलपमेंट इन्हीं के जिम्मे है। और जो इम्यूनोलॉजी है यानी प्रतिरक्षा विज्ञान है उसके ये जनक माने जाते हैं। एर्नेस्ट हैकेल को आप देखते हैं, ये बायोजेनेटिक नियम के प्रतिपादक होते हैं, और प्रोटिस्टा और प्लासिड इनके बारे में विश्लेषण करते हैं। इसके बाद एरनबर्ग जो है, इनका अगर देखा जाए तो ये बैक्टीरिया का नामांकन करने के लिए जाने जाते हैं। फार्मर और मोरे, ये मियोसिस शब्द का प्रतिपादन करते हैं।
इसके बाद फ्रांसिस गाल्टन का नाम आता है, ये सुजैनिकी के जनक माने जाते हैं। फंक जो है ये विटामिन शब्द का पहली बार प्रतिपादन करते हैं। फंक जो है ये विटामिन शब्द का पहली बार यूज करते हैं। इसके बाद एफ सेंगर ये इंसुलिन में अमीनो अम्लों की अनुक्रमों का प्रतिपादन करते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं। इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है, तो जो वंशागति का आधारभूत सिद्धांत है उसको ये लाते हैं। हेक्सले को अगर देखा जाए या हक्सले इन्हें कहा जाता है, तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताने वाले ये व्यक्ति हैं। हॉर्नर को अगर आप देखिए तो मनुष्यों में वर्णांधता का अध्ययन करते हैं, मतलब जो कलर ब्लाइंडनेस होती है उसका ये अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि किस में ज़्यादा पाई जाती है और किन रंगों के प्रति ये अपनी अक्षमता दर्शाते हैं। ये हमने देखा। उसके बाद और भी है, ह्यूगो डी ब्रीज को आप देखते हैं तो म्यूटेशन का जो प्रिंसिपल है वो इनके द्वारा दिया गया था। हॉपकिंस और फंक ये जो विटामिन प्रिंसिपल है उसको देने वाले व्यक्ति हैं। हिप्पोक्रेट्स की शपथ वो लोग लेते हैं जो कि मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शपथ को ग्रहण करते हैं। तो इनका यहाँ महत्व क्या है, ये औषधि के प्रवर्तक हैं, मतलब मेडिसिन के आविष्कारक माने जाते हैं। रोगों के इलाज के लिए इन्होंने पौधों का इस्तेमाल किया था और चिकित्सा शास्त्र यानी जो मेडिकल साइंस है इसके फादर माने जाते हैं। इसके बाद हरगोविंद खुराना ये इंडो अमेरिकन थे, मतलब जाकर अमेरिका में बस गए थे लेकिन ये मूल रूप से भारतीय थे। तो ये आनुवंशिक कोड यानी जो जेनेटिकल कोड होता है उसके प्रोड्यूसर माने जाते हैं और इसके लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। उसके बाद एच.जे. मूलर ये एक्स किरणों के उत्परिवर्तन का प्रेरण खोजने वाले व्यक्ति थे। हैंसन को देख लीजिए तो ये जो कोड होता है यानी लेप्रोसी होता है उसके रोगाणु का पता लगाते हैं। इवानोवस्की ये विषाणुओं की सबसे पहले खोज करते हैं और कहाँ पे करते हैं, वायरस की जो इन्वेंशन है वो ये कहाँ पे करते हैं, जो तंबाकू के पत्ते होते हैं वहाँ पे करते हैं। उसके बाद पुरकिंजे का नाम आता है, जेई पुरकिंजे, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है यानी जीव द्रव्य है उसका नाम रखते हैं। इसके बाद जोहानसन ये जीन शब्द का प्रतिपादन करते हैं। जीन बैप्टिस्टी लैमार्क ये लैमार्कवाद के जनक है पहली चीज, और उसके अलावा बायोलॉजी शब्द भी इन्होंने ही दिया है। और उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत उसी के आधार पर जैव विकास का जो पहला मत है उसको देने वाले लैमार्क थे। इसके बाद यहाँ नीचे और भी नाम है, जैसे प्रीस्टले का नाम आता है, तो पौधों का ऑक्सीजन विमुक्तिकरण का जो सिद्धांत है उसकी ये पहली बार पुष्टि करते हैं। इसके बाद जैकब और मोनार्ड का नाम आता है, तो ओपेरिन मॉडल का ये प्रतिपादन करते हैं। लुई पास्चर को अगर देखा जाए तो रोगों का जर्म प्लाज्म मत यानी रोगाणुवाद का प्रतिपादन ये करते हैं। रेबीज के टीके का निर्माण करते हैं, इसे आप देख रहे हैं। और उसके बाद देख लीजिए इसमें किण्वन की खोज करते हैं यानी जो फर्मेंटेशन होता है उसके आविष्कारक हैं और जो सूक्ष्म विज्ञान है उसके जनक माने जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के ये फादर हैं लुई पास्चर। इसके बाद देख लीजिए मार्सेलो मेल्पिघी ये सूक्ष्मदर्शी का यानी जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसको खोजने वाले और उसके पिता माने जाते हैं। और इसके अलावा देखिए इसमें ये देखिए नॉल और रस्का ये दो वैज्ञानिक हैं। ये पहली बार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो होता है उसका निर्माण करते हैं। रॉबर्ट हुक ये कोशिका की खोज करते हैं, कोशा शब्द यानी जो सेल वर्ड है उसके प्रतिपादक हैं। माइक्रोग्राफिया नाम की इनकी बुक है उसके ये लेखक हैं। कोशिका विज्ञान यानी जो सेल साइंस है उसके ये जनक माने जाते हैं। इसके बाद जॉर्विक है, रॉबर्ट जॉर्विक, ये कृत्रिम हृदय यानी जो आर्टिफिशियल हार्ट है उसका निर्माण करने वाले व्यक्ति हैं। रॉबर्ट एडवर्ड का नाम आता है, तो जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होती हैं उनको मतलब उस टेक्निक को डेवलप करने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद रैनेक लेनेक का नाम आता है, तो ये स्टेथोस्कोप का आविष्कार करते हैं, जिसे कि आप आला कहते हैं। डॉक्टर आपके छाती पर रखकर अंदर की धड़कन आदि सुनने का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वीनबर्ग और कोच ये दो व्यक्ति आप नीचे देख रहे हैं। तो रॉबर्ट कोच जो है ये हैजा और तपेदिक यानी जो कॉलेरा होता है और तपेदिक होता है उसके बैक्टीरिया और रोगाणु आदि की खोज करते हैं। वीनबर्ग जो है ये कैंसर के जो जीन होते हैं उनका पता लगाते हैं। स्लाइडन और शॉन का नाम आता है, तो जो सेल थियरी है उसको ये देते हैं, प्रतिपादन उसका करते हैं। उसके बाद XA वॉक्समैन का नाम आता है, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करते हैं जो कि एंटीबायोटिक शब्द के तौर पे यहाँ पहली बार सामने आता है। उसके बाद सिंगर और निकोलसन का नाम है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो तरल मोजैक मॉडल है यानी लिक्विड मोजैक मॉडल है उसका ये प्रतिपादन करते हैं। इसके बाद शर्मैक, डिब्रीज और कोरेंस का नाम आता है, तो मेंडल के जो नियम थे मतलब मेंडल ने पहले ही दे रखे थे उसको ये प्रूव करते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं। उसके बाद सुरमैन का नाम या सुमरैन का नाम आता है, तो ये यूरिएज नाम का एक एंजाइम खोजते हैं। इसके बाद नीचे थियोफ्रेट्स का नाम है, तो ये वनस्पति शास्त्र के पिता माने जाते हैं यानी हिस्टोरिकल लेंथेरम नाम की जो इनकी बुक है उसमें इन्होंने काफ़ी कुछ इसके बारे में लिख रखा है। इसके बाद मॉर्गन है, TH मॉर्गन, तो ये ड्रोसोफिला में लिंग सहलग्नता की खोज करते हैं और आधुनिक जो जेनेटिक्स है उसके ये फादर माने जाते हैं। मॉल्थस को अगर देखा जाए तो जो पॉपुलेशन के संबंध में या फूड प्रोडक्शन है, ग्रेन प्रोडक्शन है, उसके बारे में ये अपना संबंध दर्शाते हैं, रिलेशन दर्शाते हैं कि खाद्य उत्पादन और पॉपुलेशन में क्या रिलेशन हो सकता है, उस संबंध का ये प्रतिपादन करते हैं माल्थस। इसके बाद हक्सले को आप देख रहे हैं, तो जो बायोलॉजिकल बायोजेनेटिक लॉ होते हैं उनका ये प्रतिपादन करते हैं, जाति आवर्तन नियम उसको कहा जाता है। UN ब्रह्मचारी ये कालाजार चिकित्सा की पद्धति खोजते हैं। निषेचन यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको खोजने वाले कौन है, ये हॉफमिस्टर है। विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की खोज की जाती है। खोज क्या की जाती है मतलब उसके बारे में बताया जाता है, ये बात है। इसके बाद यहाँ अगर देखा जाए तो वॉल्डेयर का नाम आता है, हार्वे के बाद वॉल्डेयर है, तो ये क्रोमोसोम वर्ड का पहली बार यूज करते हैं। इसके बाद फ्लेमिंग जो है ये माइटोसिस शब्द का प्रतिपादन करते हैं। वॉटसन और क्रिक का मॉडल आप जानते ही हैं, DNA वाला ऐसा वाला कुंडली नुमा आप जानते हैं। इसके बाद जेड जेंसन और एच जेंसन मतलब जेंसन एंड जेंसन ये पहली बार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यानी जो कंबाइंड माइक्रोस्कोप होता है उसका निर्माण करते हैं। अरस्तु के बारे में देखा जाए तो ये जीव विज्ञान के जनक और जो जनक आकारिकी है मतलब जंतु विज्ञान में आकारिकी है उसका अध्ययन करते हैं।
और उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद एंटोनी वॉन, ये जो है ये सूक्ष्म विज्ञान यानी जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके पिता माने जाते हैं और अच्छी गुणवत्ता के जो साधारण लेंस है उनकी सहायता से ये छोटे छोटे जो जीव होते हैं मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको देखने का काम करते हैं। ये आपने देखा। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये पेनिसिलिन की खोज करते हैं। रॉबर्ट हुक जो है ये कोशिका का पता लगाते हैं, कोशिका में जो केंद्रक होता है यानी न्यूक्लियस होता है उसकी खोज करते हैं। ब्राउनियन मोशन के बारे में बताते हैं। रिचर्ड ओवेन का नाम आता है तो समजातता और समरूपता का जो सिद्धांत है उसको ये देते हैं। रोनाल्ड रॉस का नाम आता है तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है मतलब फीमेल एनाफिलीज जो होती है उसके अमाशय में प्लाज्मोडियम नाम का जो यहाँ परजीवी पाया जाता है उसकी खोज करते हैं कि मतलब वहाँ पे ये होता है और वही मलेरिया फैलाने का काम करता है। आर आल्टमैन ये न्यूक्लिक अम्ल शब्द का पहली बार न्यूक्लिक एसिड शब्द का पहली बार प्रतिपादन करते हैं, इसे हमने देखा। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख चिकित्सा उपकरणों के नाम दिए हैं और उनका काम दिया है, तो ठीक है यहाँ देख लीजिए। पहले स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप का काम क्या है? हृदय गति को सुनना और हृदय स्पंदन की दर को नापना। पेसमेकर जो होता है ये हृदय की जब स्थितियां गड़बड़ हो जाती है मतलब हार्ट बीट बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसे नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हार्ट में मतलब छाती के अंदर लगाया जाता है। और उसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर है, तो स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर ये एक साथ काम करते हैं। ये रक्त का दाब नापने के लिए इस्तेमाल होता है मतलब जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है उसी को कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसके बाद कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन जिसे आप कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो पूरे शरीर में किसी भी विकृति का पता लगाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी को आप देख लीजिए, ईसीजी, तो हृदय संबंधी जो असामान्यता होती है उसका पता लगाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है इसे ईईजी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म जानते रहिए। ये मस्तिष्क की जो डिस्टर्बेंस या विकृतियां होती हैं उसको पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑटो एनालाइजर को आप देख रहे हैं तो ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करने के लिए ये यूज़ होता है। और एमआरआई को आप देख रहे हैं लास्ट में, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसको कहा जाता है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? पूरे शरीर में या अंगों में असामान्य विकृति का पूर्णतः जो सही पता है वो इसके सहारे लगाया जा सकता है पूरी तरह से। ये हमने देखा और उसी को यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, देख लीजिए। वही चीज़ है सेम। स्टेथोस्कोप है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो जो हार्ट रेट और हार्ट पल्स है उसको देखने के लिए या उसे महसूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेसमेकर जो है ये हार्ट को कंट्रोल करने के लिए मतलब नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए यूज़ होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर मीजर करने वाली मशीन होती है। सीटी स्कैन में जो एबनॉर्मेलिटी है या डिफॉर्मेलिटी है पूरी इंटायर बॉडी की उसको पता लगाया जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ईसीजी है यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो ये हार्ट बीट जो होती है या कार्डियक जो कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको मीज़र करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ यानी ईईजी जो होता है ये ब्रेन के लिए वही काम करता है जो अभी आपने ईसीजी को हार्ट के लिए करते देखा। ऑटो एनालाइजर क्या होता है? ये ग्लूकोज लेवल, यूरिया लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सब चेक करता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई जो होती है ये कंप्लीट डिटेक्शन करती है पूरी बॉडी में जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनका, और उसके बाद देखती है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ जो विभिन्न शाखाएं हैं जंतु विज्ञान की और उसके जनकों के नाम दे रखे हैं। तो चिकित्सा शास्त्र है, इसकी हिप्पोक्रेट्स है। उसके बाद अनुवांशिकी है। देखिए जंतु विज्ञान के फादर कौन है? ये अरस्तु माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं इसके। चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेट्स माने जाते हैं। अनुवांशिकी के जीजे मेंडल यानी ग्रीगर जॉन मेंडल जिन्हें कहा जाता है वो माने जाते हैं। सूक्ष्म जैविकी के लुई पास्चर माने जाते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर माने जाते हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच माने जाते हैं। विकिरण अनुवांशिकी के एच.जे. मूलर माने जाते हैं। तुलनात्मक रचना के जी क्यूवियर माने जाते हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। अनुवांशिक जो आधुनिक अनुवांशिकी है उसके आविष्कारक या उसके जो जनक हैं वो बेटसन माने जाते हैं। जेरेंटोलॉजी के कोरेनचेस्की माने जाते हैं, ये रशियन है, इनका नाम है व्लादिमीर कोरेनचेस्की। इसके बाद आधुनिक शारीरिकी जो है इसके एंड्रियस विसेलियस माने जाते हैं। रक्त परिसंचरण के विलियम हार्वे हैं। रुधिर वर्ग के लैंडस्टीनर हैं, ये आपने पीछे भी देखा था। इसके बाद वर्गीकी के जनक कौन है? ये कैरोनस लिनियस है, इनका नाम देख लीजिए। जीवाश्म विज्ञान यानी जो फॉसिल साइंस है इसके लियोनार्डो दा विंची हैं। इसके बाद यहाँ भ्रूणिकी का नाम दिया है तो इसके वॉन वेयर का नाम इनके लिए जाना जाता है। इसके बाद म्यूटेशन थ्योरी जो है ये ह्यूगो डी ब्रीच की है, आपने पढ़ा भी है। सुजैनिकी जो है इसके फ्रांसिस गॉल्टन है। माइक्रोस्कोपी के मार्सेलो मालपीजी हैं या मालपीगी इन्हें कहा जाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी ये जो साइंस है इसके थॉमस एडिशन माने जाते हैं, ये हमने देखा। आगे चलते हैं, यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में दी हुई है। एनिमल साइंस है, मेडिसिन है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, बैक्टीरियोलॉजी है, रेडिएशन जेनेटिक्स है। इसके अलावा कंपैरेटिव डिज़ाइन है, मॉडर्न जेनेटिक्स है या जेरेंटोलॉजी है, मॉडर्न एनाटॉमी है, ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड ग्रुप है, क्लासिफिकेशन है। इसे आप एक क्रम से देख सकते हैं। वही जितने भी आविष्कारक हैं वो यहाँ पे इंग्लिश में दिए गए हैं। इसके बाद नीचे आप देख लीजिए, या म्यूटिज्म है, ह्यूगो डी ब्रीच के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद यहाँ नीचे माइक्रोस्कोपी है या इंडोक्रोनोलॉजी है, इन सब का नाम दिया हुआ है और उसके जो फादर हैं उनके नाम दे रखे हैं। इसे आपने देखा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए यहाँ जीव विज्ञान की शाखाएं और उसकी उपशाखाएं दे रखी है, मतलब ब्रांचेज हैं ये सब। तो पैथोलॉजी में क्या होता है? कोई भी जो डिजीज होती है उसके लक्षण, कारण, जो कारक वगैरह होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवियों का अध्ययन किया जाता है। पैरासाइट से बना हुआ है पैरासिटोलॉजी, तो नाम से भी आप गेस कर सकते हैं। जैसे पैथोलॉजी है तो इसमें पूरा जो पैथोलॉजी वैसे भी कॉमन शब्द है तो आप आराम से गेस कर सकते हैं। पैरासिटोलॉजी पैरासाइट से बना हुआ है तो पैरासाइट्स का इसमें अध्ययन किया जाता है।
इसके बाद वायरोलॉजी है, तो जो वायरस होते हैं यानी विषाणु होते हैं उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में जो कीट्स होते हैं मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद मिर्मेकोलॉजी है, इसमें आंट्स का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। मेलेकोलॉजी में मोलस्का और इसका जो शेल होता है उसकी स्टडी की जाती है। इसके बाद इक्थियोलॉजी है, इसमें मछलियों के बारे में पूरा पता लगाया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सरीसृप यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं, खासतौर पे जो सर्प होते हैं उनका पता लगाया जाता है, उनके बारे में स्टडी की जाती है। हर्पेंटोलॉजी में जो एम्फीबियंस होते हैं और बाकी जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ऑर्निथोलॉजी जो है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पूरा एविड साइंस इसमें दिखाया जाता है। डर्मेटोलॉजी में स्किन का और उसके संबंध में होने वाली जो डिजीज हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ट्रोफोलॉजी जो है, इसमें पोषण और पोषण संबंधी जो विधियां होती हैं मतलब न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, इन सब का अध्ययन किया जाता है। टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जंतु विज्ञान है, इसमें विभिन्न जो जीवित और मृत जंतु हैं उनका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद बॉटनी है, तो बॉटनी में आप जानते ही हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जूलॉजी और बॉटनी में क्या पढ़ा जाता है वो मालूम है। इसके बाद पैलियोबायोलॉजी, जीवाश्मिकी, ये जो है ये किस लिए इस्तेमाल होती है, तो जो फॉसिल्स होते हैं जीवों के उनका अध्ययन करने के लिए। अब जीव का मतलब यहाँ पे पौधे और जंतु जो है वो दोनों हैं, मतलब यहाँ पे वनस्पति भी हैं और जीव भी हैं, तो दोनों का जो फॉसिल होता है उसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पैलियोबॉटनी को अगर देखा जाए तो जो पौधे के फॉसिल्स होते हैं स्पेशली उन्हीं को इसमें देखा जाता है। इकोलॉजी में सजीव और उसके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और उनके चारों ओर का एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट होता है उसका अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी उससे पहले अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जितनी भी जेनेटिकल चीज़ें होती हैं जीवों की और उनकी जो यहाँ पे वंशागति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। पैडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं। और जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था के बारे में पढ़ा जाता है, मतलब उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा प्रभाव पड़ रहा है, ये सब देखा जाता है। इसके बाद इथोलॉजी, इथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, इसमें मनुष्य सहित जितने भी जंतु हैं उनके बिहेवियर को चेक किया जाता है कि उनका बर्ताव कैसा है, समय के साथ कैसे बदलता है। इसके बाद बायोनॉमिक्स को आप देख रहे हैं और उससे पहले बायोनिक्स है, तो बायोनिक्स में जैविक जगत के जो गुण सिद्धांत है उनका प्रयोग करके जो अभियांत्रिकी तंत्र है उसका निर्माण करना, ये काम किया जाता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारी और उसके आसपास के वातावरण के साथ उसके संबंध का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी में जंतुओं की या मनुष्य की जो पेशियां हैं, जो उनकी मसल्स होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं। मैमोलॉजी में मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ तो नाम से स्पष्ट हो जाता है। बायोनॉमी में क्या करते हैं, जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन करते हैं। और बायोमेट्री जो होती है इसमें गणित और सांख्यिकी की जो टेक्नोलॉजी होती है उसके द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, यहाँ आप देख लीजिए। फ्रेनोलॉजी है, तो फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग होते हैं उनकी एक्टिविटी और जो उसमें डिसऑर्डर होते हैं उनका स्टडी किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों के बारे में पढ़ते हैं। एग्रोस्टोलॉजी जो होती है, एग्रोस्टोलॉजी, उसमें घासों के बारे में पढ़ते हैं, वीड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी में अलग अलग जो पराग कण होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी जो होती है उसमें कैंसर या जितने भी ट्यूमर की वैरायटी होती है उसकी स्टडी करते हैं। टेरेटोलॉजी में शरीर के विकास की अलग अलग जो डिसऑर्डर या असमानताएं होती है, इरेगुलरिटीज होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन करते हैं, मतलब बोन्स के बारे में इसमें पढ़ते हैं। कॉन्ड्रोलॉजी में उपास्थि के संबंध में जो चीज़ें होती हैं उनको देखते हैं। सेरोलॉजी में क्या होता है, जो ब्लड सीरम होता है उसकी स्टडी की जाती है। हीमेटोलॉजी में ब्लड का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको चेक किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, मस्तिष्क के बारे में। लिथ्रोटिप्सी, इसमें क्या होता है, इसमें एक चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें कि किरण या जो रेज होती है उनकी सहायता से गुर्दे की जो थैली होती है या किडनी जो होती है वहाँ पे पथरी अगर हो जाती है, मतलब किडनी का जो स्टोन की समस्या होती है उसको तोड़ा जा सकता है। असल में किडनी स्टोन बड़े घातक होते हैं, वो किडनी को डैमेज भी कर देते हैं और ऑपरेशन करना रिस्की होता है, हालांकि ऑपरेशन होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ चिकित्सकीय जो प्रणाली है, जो रेज होती हैं, किरण होती है, उनके सहारे इसको तोड़कर छोटा बनाकर यूरिन के सहारे बाहर निकाल दिया जाता है, ये काम है। उसके बाद देखिए एथिक्स, एथिक्स में नैतिक आचार और कर्तव्य आदि का सिद्धांत जो है उसको देखा जाता है। एथिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पे जीएस के 4th पेपर के तौर पे आप जो सिविल सर्विसेज होती है उसमें देखते हैं। इतना हमने देखा। यहाँ वही चीज़ इंग्लिश में है, यहाँ आप देख रहे हैं पैथोलॉजी है, इसके अलावा पैरासिटोलॉजी है, वायरोलॉजी है, इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है वो दे रखी है। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी है, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। यहाँ पे मेर्मेकोलॉजी है, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद मेलेकोलॉजी है, ये सब दिया हुआ है। इसमें जितनी चीज़ें आपने पीछे देखी हैं, टेटोलॉजी है, ट्रोपोलॉजी है, इसके अलावा डर्मेटोलॉजी है, ये सब इसमें एक साथ आपको दिखाई दे रहा है। और भी है नीचे तक, उसे देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे पैलियोबायोलॉजी है, पैलियोएंटोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ पे फौना ऑर्गेनिज्म जो है उनकी स्टडी की जाती है। इसके बाद पैलियोबॉटनी है, इसमें प्लांट के जो फॉसिल्स होते हैं उनकी स्टडी होती है। इकोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इसके अलावा साइकोलॉजी है, पेडियोलॉजी है, जेरेंटोलॉजी है, इथोलॉजी है, बायोनिक्स है, बायोनॉमिक्स है, इसके अलावा मैलियोलॉजी है, मैमोलॉजी है, मतलब मैमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके क्रम में आप आगे देख रहे हैं, इसमें पैलिनोलॉजी है, ओनिकोलॉजी है, टेरेंटोलॉजी है, ये सब दिया हुआ है। इसमें सेरोलॉजी है, साइंटिफिक स्टडी की जाती है ब्लड सीरम की, वो सब दिया है। यहाँ आप नीचे हर्मेटोलॉजी को देख रहे हैं, न्यूरोलॉजी है,
ये सब चीज़ें, एथिक्स को आपने लास्ट में देखा, तो ये सब चीज़ें मतलब पीछे वाला जो हिंदी में दिया था वही यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कुछ शब्दावलियाँ दी हैं और उसका जो संबंधित उत्पाद है वो दे रखा है। तो एपीकल्चर है, यहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो व्यापारिक स्तर पर शहद का उत्पादन और फसलों में परागण के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है। एविकल्चर में पक्षियों को पाला जाता है। एक्वाकल्चर में जो समुद्री जीव या जलीय जीव होते हैं उनको पाला पोसा जाता है, ये चीज़ है। एल्गा कल्चर क्या होता है, ये एल्गी के बारे में होता है, मतलब शैवालों की यहाँ पे खेती की जाती है, उनको प्रोडक्ट किया जाता है। इसके बाद पिसीकल्चर जो है ये मत्स्य पालन यानी मछली पालन के लिए होता है। एग्रीकल्चर जो होता है इसमें फसल होती है, आप जानते ही हैं, फसल संवर्धन, और उसके अलावा पशुपालन भी इसी में जुड़ा हुआ है। इसके बाद सेरीकल्चर, कच्चे रेशम का उत्पादन होता है, रेशम के कीड़े को पाला जाता है। इसके बाद सिल्वीकल्चर, ये वन संवर्धन के लिए होता है, सिल्वीकल्चर ध्यान दीजिएगा। और स्पॉन्जी कल्चर जो है ये स्पंज के संवर्धन के लिए होता है। फ्लोरीकल्चर जो होता है ये फूलों की खेती, पुष्प कृषि कही जाती है। ओलेरीकल्चर जो होता है ये सब्जियों की, वेजिटेबल्स की जो एग्रीकल्चर है उसको कहा जाता है। अर्बोरीकल्चर में जो वृक्ष होते हैं और झाड़ियाँ होती हैं उनको देखा जाता है। इसके बाद हार्टिकल्चर, इसमें फूल, सब्जी और मसाले इनकी खेती की जाती है। अब देखिए हॉर्टिकल्चर में क्या नहीं आता है ये पूछा जाता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, फूल, सब्जी और मसाले इन सब की खेती की जाती है, और फलों की भी खेती होती है, ये चीज़ है। पोमोलॉजी को अगर देखा जाए तो सिर्फ फल की जो खेती होती है उसको कहा जाता है। एग्रोनॉमी को अगर देखा जाए तो फसलों से संबंधित है। उसके बाद वर्मी कल्चर है, तो इसमें केचुआ पालन किया जाता है, कंपोस्ट बनाया जाता है इससे। इसके बाद ऑस्ट्रोकल्चर जो है इसमें सीप यानी जो ओलियस्टर होते हैं उनका कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है। इसके बाद आप आगे चलिए, इसमें ओलीकल्चर को देख लीजिए, तो ऑलिव्स का इसमें प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब जैतून जो होते हैं। हेलीकल्चर को अगर देखा जाए तो इसमें स्नेल्स का संवर्धन किया जाता है। विटीकल्चर को अगर देखें तो इसमें अंगूर का प्रोडक्शन होता है, ग्रेप्स का। मैरीकल्चर में मानव उपभोग के लिए जो समुद्री जीव हैं उनको प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उनका प्रोडक्शन करके आयात किया जाता है। इसके बाद मोरीकल्चर है, तो शहतूत की खेती इसमें होती है। सिट्रीकल्चर में ये आप देख रहे हैं खट्टे फलों का उत्पादन होता है जो साइट्रस फैमिली वाले हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इसमें बिना मिट्टी के ही पौधा उगा दिया जाता है, ये थोड़ा सा अनोखी बात है। इसको एरोपोनिक्स भी कहा जाता है, एरोकल्चर भी कहा जाता है, तीनों नाम इसी के हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ वेजिकल्चर है, तो वेजिकल्चर में सब्जियों और पौधों की जो कृषि है उसमें मुख्यतः जड़ वाले जो फसलें होती हैं या पौधे होते हैं उनकी कृषि की जाती है और उनका कायिक प्रवर्धन किया जाता है। ये सब चीज़ें मतलब वेजिटेबल्स की यहाँ पे खेती होती है, ये चीज़ें। तो ये कल्चर्स हैं या जो शाखाएं हैं उन्हें आप देख रहे हैं, और इनका संबंध किस चीज़ से है ये आपको पता होना चाहिए। इससे बहुत बार प्रश्न बने हैं और बनते रहेंगे। इतना हमने देखा, आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें और देख लीजिए। सबसे बड़ा स्तनधारी जो है वो ब्लू व्हेल होता है, मतलब नीली व्हेल। उसके बाद सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला, ये तो पानी वाला हो गया। सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला अफ्रीकन एलिफेंट होता है अभी तक का। ये जीवित जो जीव है उनकी बात हो रही है, जो विलुप्त हो गए उनकी बात नहीं हो रही है। सबसे जो पुराना मोलस्का है वो कौन है, किंटोडर्मा है। सबसे आदि या सबसे जो पुराना प्राइमेट है वो लैमर है। इसके बाद देख लीजिए सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जिंदा सांप जो है वो अजगर होता है। सबसे बड़ा कपी जो है वो गोरिल्ला होता है। सबसे बुद्धिमान कपी कौन होता है, चिंपैंजी होता है। दोनों में अंतर है, ठीक है। सबसे छोटा कौन होता है, गिब्बन होता है। इसके बाद जरायुज छिपकली को अगर देखा जाए तो ये फ्राइनोसोमा है। जरायुज का मतलब समझ रहे हैं, ये बच्चों को जन्म देती है। उसके बाद सबसे बड़ा मेढक जो है वो राना गोल्थिक होता है। राना टिग्रीना जो हम लोग सामान्य मेढक देखते हैं वो होते हैं, उनका जीव वैज्ञानिक नाम होता है। ये क्या है, राना गोल्थिक है। सबसे बड़ा मोलस्का क्या है, ये जाइंट स्क्विड है। ये आप देख रहे हैं, जाइंट स्क्विड जो होती है, दैत्य स्क्विड कहा गया है, वही है। उसके बाद सबसे बड़ा सीपी कौन है, ये ट्राइडेना है। यहाँ आप नीचे नाम देख रहे हैं। उसके बाद गैस्ट्रोपॉड जो सबसे बड़ा है वो कौन है, हेमीफस्कस है। सबसे छोटा पक्षी जो है वो हेमिंग बर्ड है। सबसे लंबी कोशा जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। और सबसे आदि हेलमिंथीज कौन होता है, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया जो होता है ये सबसे पुराना है, आदि का मतलब पुराने से। सबसे छोटी यहाँ पे देखा जाए, माफ कीजिएगा, सबसे आदि जो एनेलिड है वो कौन है, ये पॉलीलिगार्डियस है। इसके बाद सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है, कान में पाई जाती है, आप जानते ही हैं। सबसे ज्यादा व्यस्त अंग होता है हृदय, जो कि मरने के बाद ही चैन लेता है, नहीं तो हमेशा चलता रहता है। इतना ज्यादा काम कोई मांसपेशी शरीर की नहीं करती है। और अगर बाहर कोई मशीन ऐसी ईजाद की जाए जिससे कि इतना काम लिया जाए तो वो भी जवाब दे देगी, लेकिन हमारा हार्ट लगातार काम करता है। तो हम इसे कमजोर समझते हैं, लेकिन असल में ये बहुत मजबूत होता है। बस इसके साथ बुरा बर्ताव न किया जाए। इसके बाद देखिए सबसे आदि आर्थ्रोपोड जो है ये पेरिपेट्स होते हैं। टर्टल अगर देखा जाए सबसे बड़ा जीवित सरीसृप, तो ये कौन है, टर्टल है। इसके बाद सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जो है ये जाइजेंटोसोरस है, ठीक है। यहाँ पे टीरेक्स और जो राइनोसोरस हैं उनके नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिलहाल सबसे बुद्धिमान होमोनिड ये मनुष्य है। और सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है, चीता है। पहले भारत में बहुत पाया जाता था, लेकिन अब भारत से गायब हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, सबसे तेज उड़ने वाला, हालांकि चीता के अलावा जो टाइगर्स होते हैं या तेंदुआ लेपर्ड्स होते हैं वो भी तेज रफ्तार में दौड़ते हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत बेजोड़ होती है। इसके बाद देखिए सबसे तेज उड़ने वाला जो पक्षी होता है वो स्पाइनीटेल्स स्विफ्ट होता है। सबसे आदि स्तनी जो है वो कौन है, एकिडिना है, ये आप देख रहे हैं। अंड प्रजनन स्तनी जो है वो डेकबिल प्लेटिपस होता है। सबसे इसमें देखा जाए अंड जरायुज स्तनी, ये कंगारू होता है।
सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी जो होता है वो कीवी होता है। कंगारू जब बच्चे को जन्म देता है तो कंगारू के साइज में बच्चे का आकार एकदम रत्ती भर होता है, मतलब इतना छोटा सा होता है, और वो अपनी माँ की जो थैली होती है आगे पेट पर लगी रहती है उसमें चला जाता है, और वहाँ पे दुग्ध के लिए जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं, तो उससे वो दूध पीकर अपना पोषण प्राप्त करता है, और जब तक परिपक्व नहीं हो जाता तब तक बाहर नहीं आता है। ये उसकी स्थिति होती है। इसके बाद देखिए सबसे छोटा उड़नहीन पक्षी जो होता है वो कीवी होता है, उड़ नहीं सकता। जरायुज मत्स्य को देखा जाए तो ये स्कोलियोडॉन है। स्कोलियोडॉन जो होती है ये जरायुज होती है। आर्थ्रोपोडा को अगर देखें जरायुज, तो ये बिच्छू होता है, बच्चों को जन्म देता है, अंडे नहीं देता, ठीक है। और विषैली छिपकली कौन सी होती है? हेलोडर्मा होती है। आप लोग सोचते हैं कि सभी छिपकलियां जो हैं वो जहरीली होती हैं, नहीं, इसमें से केवल कुछ ही प्रजातियां और सिर्फ एकमात्र यही है। उसके बाद देख लीजिए सबसे ज़्यादा विषैली मछली जो है वो स्टोन मीन होती है, ये आप देखिए। इसके बाद सबसे ऊंचा स्तनधारी प्राणी जो है वो जिराफ होता है, गर्दन इतनी लंबी हो गई है उसकी। इसके बाद सबसे बड़ा विषाणु, मतलब विषाणु वैसे तो सब छोटे छोटे ही होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये पॉक्स वायरस होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर होती है। सबसे बड़ी पेशी जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, ये आप देख लीजिए। और उसके बाद नीचे वही चीज़ अंग्रेजी में दी हुई है, इसे देखिएगा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दिया है, ठीक है। तो लार्जेस्ट मैमल दिया है, ब्लू व्हेल है। उसके बाद लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट है। उसके बाद इसी क्रम में और भी चीज़ें हैं, इन्हें देखते रहिएगा। मोस्ट ओल्डेस्ट मोलस्का जो है वो दे रखा है। इसके बाद मोस्ट ओल्डेस्ट प्राइमेट दे रखा है। लार्जेस्ट लिविंग बर्ड दे रखा है। उसके बाद लार्जेस्ट लिविंग स्नैक दे रखा है। लार्जेस्ट मंकी है। इसके बाद वाइजेस्ट मंकी है, स्मॉलेस्ट मंकी है, ये सब मंकी जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद ओल्डेस्ट लिजार्ड ये दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद लार्जेस्ट फ्रॉग है, लार्जेस्ट मोलस्का है, लार्जेस्ट क्लैमसेल है। इसके बाद लार्जेस्ट ये ग्रेस्ट्रोपॉड है। इसके बाद नीचे आप देख लीजिए स्मॉलेस्ट बर्ड जो है वो दी हुई है, हमिंग बर्ड होती है, ये आपने देखा है पीछे। उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल जो है ये नर्व सेल होती है, न्यूरॉन को कहा जाता है, जो तंत्रिका कोशिका है। उसके बाद नीचे यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मोस्ट प्राइमल हेलमिंथीज जो है ये जो पीछे वाला प्राइमरी स्तर का या आदि जिसे कहा जाता है, तो उस तरह का हेलमिंथीज कौन है? ये प्लेनेरिया है। उसके बाद और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मोस्ट अर्ली एनालिड्स जो है ये पॉलीगोरिस, ये नीचे आप देख रहे हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन जो है ये स्टेपीज होती है, जो कि कान के अंदर पाई जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं बिजिएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, ये हर्ट होता है। और प्राइमल आर्थ्रोपोड जो है ये कौन है? पेरिपेटस है। यहाँ आप देख रहे हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा, मतलब ये दोनों के बीच की कड़ी होती है, जोड़ने का काम करती है। उसके बाद नीचे और भी चीज़ें, जैसे लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, लार्जेस्ट फॉसिल रेप्टाइल है, या मोस्ट प्राइमल मैमल है, ये सब आप देख रहे हैं, एक क्रम से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट में दिया है ये द स्मॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, मतलब ये छोटे आकार का, तो ये कीवी होता है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, यहाँ देखिए ओल्डेस्ट फिश जो है ये स्कोलियोडॉन है। इसके बाद अगर देखा जाए ओल्डेस्ट आर्थ्रोपोड तो ये स्कॉर्पियन होता है। ओल्डेस्ट स्नैक जो है ये वाइपर होता है, और सी स्नैक भी कहा जाता है। इसके बाद वनली पॉइजनस लिजार्ड जो है ये हेलिडोर्मा होती है, यहाँ नाम दिया है। लार्जेस्ट मसल जो है ये ग्लूटियल मैक्सिमस होती है। वैसे ही लार्जेस्ट बोन जो है वो फीमर होती है। ये सब आपने देखा। कुछ मछलियाँ हैं, अब ये मछलियाँ देखने में लगती हैं लेकिन असल में ये मछलियाँ होती नहीं है, तो इनका नाम दिया हुआ है। जैसे डेविल फिश है, ये मोलस्का से बिलोंग करती है। जेली फिश जो है ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करती है। जो सिल्वर फिश होती है ये इंसेक्टा से बिलोंग करती है। उसके बाद स्टार फिश जो होती है ये काइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, संघ दिया है इनका। रेजर फिश जो होती है ये मोलस्का से संबंधित होती है। वेल फिश जो होती है ये स्तनधारी है, मैमल है। क्रे फिश जो होती है ये आर्थ्रोपोडा होती है, मतलब आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। कटल फिश जो होती है ये मोलस्का से संबंध रखती है। इसे हमने देखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वही चीज़ यहाँ दी हुई है, डेविल फिश है, मोलस्का दिया है, जेली फिश है, सिल्वर फिश है, स्टार फिश है, रेजर फिश है। तो ये अंग्रेजी में ही दिया था, यहाँ हिंदी में लिखा जरूर है लेकिन है अंग्रेजी, तो वही यहाँ दिया हुआ है, इसे देख लीजिए। इसके बाद कुछ वास्तविक मछलियाँ भी होती हैं। अब वास्तविक मछली कौन सी होती है पूछा जाता है प्रश्न में, क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक्चुअल मछली है, मतलब वास्तविक मछली। तो आपको पता होना चाहिए डॉग फिश जो होती है ये क्या है? स्कोलियोडॉन है, और ये एक्चुअल होती है। अश्वमीन यानी जो घोड़ा मछली होती है, हॉर्स फिश कहा जाता है, ये हिप्पोकैम्पस होती है। इसमें नर जो होता है वो बच्चों को पैदा करने का काम करता है। फुफ्फुस मीन जो होती है ये आप देख रहे हैं, तो इसका नाम दिया है। इसके बाद यहाँ देखिए प्रोटोरेप्टस है। बाघ मीन जो होती है, मीन का मतलब मछली होता है, तो ये स्टिगोस्टोमा इस नाम से जानी जाती है। ग्लोब मीन जो होती है इसको टेट्रोडॉन के नाम से जानते हैं। विद्युत मीन जो होती है इसको तारपीडो कहा जाता है। उड़न मीन जो होती है इसको एक्सोसीटर कहा जाता है। मच्छर मीन जो होती है, मच्छर नहीं होता है, मच्छर होता है, तो ये गैम्बूसिया होती है। और मूस मीन जो होती है इसको काइमिरा कहा जाता है। तो यहाँ इसका इंग्लिश वाला देखिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये डॉग फिश है, स्कोलियोडॉन हो गया। हॉर्स फिश है, हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। टाइगर फिश जो है इसका नाम स्टेक्टोमा है। इसके बाद नीचे ग्लोब फिश को आप देख रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फिश है, ये विद्युत मछली होती है जिसको कि तारपीडो कहा जाता है, मतलब ये करंट मारती है और अच्छा खासा करंट मारती है। उसके बाद फ्लाइंग फिश है, इसे आप देख रहे हैं। मॉस्कीटो फिश है, और अंत में म्यूज फिश है, इसे आपने देखा। इसके बाद कुछ शरीर से महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ दे रखे हैं, इसे देख लीजिए। तो देखिए सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है मानव शरीर का, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे व्यस्त अंग जो है उसे आपने अभी देखा है, हर्ट होता है। सबसे पतली त्वचा जो है ये कंजंक्टिवा होती है, इसे आप देख रहे हैं। रक्त का आयतन अगर पूरे शरीर में देखा जाए तो 5 से 6 लीटर होता है, ये ध्यान दीजिएगा।
और रक्तचाप अगर नॉर्मल देखा जाए तो 120/80 होता है, मतलब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो है वो 120 और डायस्टोलिक जो है वो 80 होना चाहिए mmHg, मतलब यहाँ पे मरकरी के हिसाब से नापा गया है। उसके बाद लाल रक्त कण यानी जो आरबीसीज हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी संख्या मनुष्यों में कितनी होती है, तो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग दी हुई है। उसे देख लीजिए, 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक, और महिला के अंदर कितनी होती है, 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक के आसपास होती है। इसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका लाइफ कितना होता है, तो 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं इनका सामान्य काउंट कितना होता है, तो 5000 से 10,000 क्यूबिक mm के आसपास इनका काउंट होता है। इसके बाद जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं इनकी लाइफ कितनी होती है, तो 2 से 5 दिन की, मतलब ज़्यादा कौन जीता है, लाल वाली जीती है। इसके बाद बेसोफिल्स ये 0.5 से लेकर 1.5% होते हैं। इसके अलावा एसिनाफिल्स जो है ये 1.0 से 3.0% होते हैं। और भी चीज़ें हैं, मोनोसाइट्स जो है ये 3 से 8% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो है, आप पैथोलॉजी की जो रिपोर्ट है उसको देखिए, उसमें सब चीज़ें दिखाई देती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये 40 से 70 होते हैं, परसेंट में सब कुछ दिया है। लिम्फोसाइट्स को आप देख लीजिए, तो लिम्फोसाइट्स जो है ये 20 से 25% होते हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं, डेंगू बुखार हो जाता है तो प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो कम होने लगता है। तो प्लेटलेट्स की मात्रा वैसे होती है, ये यहाँ पे आप अमाउंट देख रहे हैं, 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक के आसपास होती है, ये नॉर्मल वाला होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन का परसेंट अगर देखा जाए तो 14 से 16 ग्राम पर 100 cc जो ब्लड होता है उसमें होना चाहिए। ये पुरुषों का है और महिलाओं का 12 से 14 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद देखिए, सर्वदाता जो रक्त समूह है वो O होता है, सर्वग्राही AB होता है। सामान्य शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको सेल्सियस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्रीदिंग रेट होता है वो 16 से 20 पर मिनट के हिसाब से होता है। और जो दंत सूत्र होता है वयस्क मनुष्यों का और बच्चों का, उसे दिया हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए, ये दंत सूत्र है, 32 दांत, ये आप जानते हैं। और नीचे जो बच्चों वाला है वो भी दिया है 20, 212/212 × 2, इस हिसाब से इसे निकाला जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए, मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1400 ग्राम के आसपास होता है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है ये 11 जोड़ी होती है, मतलब पेयर में होते हैं, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। टोटल इनकी संख्या 22, पेयर के हिसाब से 11। स्पाइनल जो तंत्रिकाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है, यानी अगर पूरी टोटल नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनकी संख्या आप देख सकते हैं 2 से गुणा करके। उसके बाद हार्ट रेट को अगर देखें तो ये 72 से 75 पर मिनट होती है, और जो नाड़ी दर होती है वो 72 प्रति मिनट होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए कुल पेशियों की संख्या कितनी है, 639 है। अगर पूरे शरीर में पानी का जो अमाउंट है उसको देखें तो ये 65% होता है। पूरे शरीर में कितना होता है, 65% होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यहाँ पे दी हुई है, यकृत होती है, ग्लैंड की बात हो रही है। और सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो थायराइड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका, यानी जिसे आप न्यूरॉन कहते हैं, वो होती है। सबसे बड़ी धमनी जो है वो एब्डोमिक एओर्टा होती है, इसका नाम है। सबसे बड़ी शिरा कौन है, ये इंफीरियर वेना कोवा है, दोनों के नाम याद रखिएगा। उसके बाद सबसे लंबी तंत्रिका जो है वो शियाटिक होती है। और सबसे बड़ी जो पेशी होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। सबसे छोटी पेशी जो है वो स्टेपेडियस होती है, इसे आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा जो श्वेत रक्त कण होता है वो मोनोसाइट होता है, इसे आपने देखा। और सबसे अधिक जो पुनरुद्भवन की क्षमता है, मतलब रिप्रोडक्शन की जो पावर है, वो किसके अंदर होती है, वो यकृत के अंदर होती है। देखिए, मानव शरीर जो होता है उसमें कुछ अंग ऐसे होते हैं कि वो जन्मजात बने होते हैं और उसके बाद उसमें सिर्फ क्षय ही होता है, प्रोडक्शन कुछ नहीं होता। लेकिन यकृत जो होता है वो ऐसा है कि इसमें अगर आप काट के इसे एकदम थोड़ा सा कर दीजिए, मतलब इतना सा बचे जो यकृत है, और बाकी काट कर आपने दूसरे को दे दिया, यानी डोनेट कर दिया, तब भी वो बढ़कर अपने आकार में आ जाएगा। मतलब इसके अंदर फिर से ग्रोथ करने की पावर होती है। और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है और पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करती है। हालांकि हर अंग का अपना महत्व है। और किडनी और जो ब्रेन होता है हमारा, किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं और ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं, इनकी संख्या फिक्स होती है, ये कम ही हो सकती है, बढ़ नहीं सकती। तो इसीलिए इनको ज़्यादा मतलब क्षति पहुंचने की गुंजाइश होती है। जैसे किडनी में कहीं भी अगर खराबी आनी शुरू होती है तो फिर उसका कोई रिवर्स करने का प्रोसेस नहीं होता, मतलब उसका इलाज नहीं हो सकता, उसको रोका जा सकता है बस। ऐसा नहीं कि किडनी को फिर से ठीक किया जा सकता है। तो वही चीज़ ब्रेन के साथ भी होती है, लेकिन यहाँ जो यकृत है इसके साथ ऐसा नहीं होता। एकदम छोटा इसको काट कर दीजिए, तब भी ये बढ़कर अपने साइज में आ जाएगा। ये इसके अंदर होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे सबसे कम जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है वो मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है। न्यूरॉन्स अगर एक बार लॉस उनका होने लगे तो फिर आदमी का दिमाग जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए कुछ जो रोग हैं वो दिए हुए हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले रोग हैं, मतलब किस हार्मोन की कमी या अधिकाई से होते हैं, ये दिया हुआ है। तो टिटेनी को देख लीजिए, यहाँ देखिए पैराथार्मोन के कम मात्रा में निकलने की वजह से ये होता है। पैराथार्मोन के कम मात्रा में उत्सर्जन से ये होता है। और उसके बाद वायरोसोलिज्म है, तो ये एड्रेनालिन से जब ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है तो उस वजह से होता है। इसके बाद मधुमेह मेलिटस को आप देख रहे हैं, तो ये इंसुलिन हार्मोन का जब कम मात्रा में स्रावन होता है तो उससे होता है। एडिसन डिजीज को देख लीजिए, तो ये कॉर्टिन जो हार्मोन होता है उसकी कम मात्रा में निकलने की वजह से होता है। ड्वार्फिज्म को आप देख रहे हैं, बौनेपन को, तो ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उनके कम मात्रा में निकलने से होता है।
और एक्रोमेगली, हालांकि इन चीज़ों को हमने पीछे भी देखा है लेकिन कई सारी चीज़ों के साथ देखा है लंबी लिस्ट में। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो दी हुई है, महत्वपूर्ण सब कुछ है लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो दिया हुआ है यहाँ पे। तो एग्रोमेगली जो आप देख रहे हैं ये ग्रोथ हार्मोन के बहुत ज़्यादा स्रावन से होता है, ये दोनों रिवर्स हैं एक दूसरे के, ध्यान दीजिएगा ये वाला। उसके बाद मिक्सिडेमा, ये थायरॉक्सिन हार्मोन के बहुत कम स्रावन से होता है। ग्रेव्स डिजीज जो होती है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के बहुत ज़्यादा स्रावन से होती है, ग्रेव्स डिजीज को आपने देखा। उसके बाद ये जाइंटिज्म है, सहकायता, तो ये पीयूष ग्रंथि की जो आगे वाला हिस्सा होता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके आगे का जो हिस्सा होता है उसमें एचटीएच हार्मोन के बहुत ज़्यादा निकलने की वजह से होता है ऐसा। ग्वाइटर आप देख रहे हैं तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और मधुमेह जो इंसिपिड्स होता है यानी डायबिटीज़ इंसिपिड्स होता है वो वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह मेलिटस होता है। और जो इंसिपिड्स है, मधुमेह इंसिपिड्स, ये वाला वेसोप्रेसिन से होता है, मतलब उसकी कमी से होता है। इसके बाद जो लास्ट वाला है ये ग्वाइटर का ही एक प्रकार है, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर इसको कहा जाता है। तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन के ज़्यादा निकलने की वजह से होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ग्वाइटर में कमी हो जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है थायराइड ग्लैंड से और इसमें बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होने लगता है। ये इसकी स्थिति है। आगे चलते हैं, और वही यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। जितनी भी डिजीज़ के नाम आपने देखे थे वो सब यहाँ पे इंग्लिश में मौजूद है। और यहाँ तक हमने इस पूरी लिस्ट को कंप्लीट किया है। और तब तक के लिए नमस्कार।